उस साल जब हमारे माता पिता की मौत हो गई थी और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, तब मैंने अपनी बहन का सबसे मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया था। 5 साल बाद उसकी कंपनी लिस्टेड हो गई। अपनी कामयाबी और नाम के साथ वो सबकी नजरों में प्रेसिडेंट हुओ बन गई। एक ऐसी औरत जिसे हर कोई सम्मान देता था। जब रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कि इन सालों में वो सबसे ज्यादा किसकी शुक्रगुजार है, तो मेरी बहन की आंखें ठंडी हो गईं। ताने भरे लहजे में उसने कहा, उस छोटे भाई की जिसने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया था। नहीं, वो अब मेरा भाई कहलाने लायक भी नहीं है। चलो देखते हैं वो अब कैसा जी रहा है। रिपोर्टर्स ने पूरे इंटरनेट पर प्रेसिडेंट हुओ के भाई को ढूंढने के लिए कैंपेन शुरू कर दिया। 10 मिलियन का इनाम भी रखा गया, लेकिन वो मुझे ढूंढ नहीं पाए। उन्हें सिर्फ वो डायरी मिली जो मैंने मरने से पहले लिखी थी। जब रिपोर्टर ने वो डायरी मेरी बहन को दी, तो वो वहीं जड़ हो गई। कांपते हाथों से उसने डायरी ली, लेकिन अगले ही पल उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। ये हवाओ नियन की नई चाल है, या तुम लोग शो की टीआरपी के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? रिपोर्टर ने सिर हिलाया और मेरी डायरी को सावधानी से उठाया। ये सच में आपके भाई की मौत से पहले लिखी गई डायरी है। जहां तक उनके शरीर की बात है, उसे कोई क्लेम करने नहीं आया, इसलिए क्रिमेटोरियम में उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी बहन गुस्से में खड़ी हो गई। ये मत सोचना कि ऐसी चाल चलकर मैं उसे माफ कर दूंगी। जाओ हुआ नियन से कह दो, अब मेरा एक नया भाई है। वो मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। अगर वो सच में मर भी गया है, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। रिपोर्टर असहज होकर बोला, तो इस डायरी का क्या करें? मेरी बहन हुओ वान टोंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम ही पढ़ो। मैं भी सुनना चाहती हूं कि वो अब कौन सा झूठ गढ़ेगा। हेलो मिस्टर डायरी, अब से कृपया मेरा अच्छे से ख्याल रखना। अब मेरे पास सिर्फ तुम ही बचे हो, है ना? आज मैं वो गिफ्ट्स लेकर भाग रहा था जो मेरे परिवार ने मेरे लिए खरीदे थे। तभी मेरी बहन ने मुझे पकड़ लिया। मैं उससे मिलना नहीं चाहता था। मैं बस चुपचाप घर छोड़ना चाहता था। लेकिन मेरी बहन बहुत जिद कर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मैं मत जाऊं, क्योंकि मैं ही उसका आखिरी परिवार हूं। उस पल मेरा दिल कांप गया था, लेकिन मैंने फिर भी ठंडा चेहरा बनाए रखा और उससे पूछा, अब जब कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, क्या तुम अभी भी मेरे पसंद के मोटरसाइकिल मॉडल्स खरीद सकती हो? मैं पानी की तरह पैसे उड़ाता हूं, क्या तुम अभी भी मुझे पाल सकती हो? तुम्हारे साथ रहकर हर दिन पैसे बचाने के तरीके ढूंढने से अच्छा नहीं है? लेकिन मेरी बहन और ज्यादा घबरा गई। वो पूछने लगी कि मुझे ये सब किसने बताया, और कहने लगी कि किसी के बहकावे में मत आओ। उसने ये भी कहा कि वो आगे और मेहनत करेगी, बहुत सारा पैसा कमाएगी और मुझे पहले की तरह यंग मास्टर वाली जिंदगी जरूर देगी। लेकिन पता है मैंने क्या कहा? अगर मैं ठगा भी जा रहा हूं तो तुमसे क्या मतलब? अगर तुम्हारे पास मुझे पालने की ताकत और पैसे हैं, तो मैं अभी भी तुम्हारा अच्छा भाई बन सकता हूं। मैं घर भी लौट आऊंगा। लेकिन तुम्हारे पास पैसे कब होंगे? मेरी बहन बहुत मजबूत इरादों वाली इंसान है, लेकिन मुझे रोकने के लिए वो सच में घुटनों पर बैठ गई। कितना दर्दनाक था ना। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और जब वो नहीं देख रही थी, तो अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। मैंने कहा, मेरे फ्यूचर को बर्बाद मत करो, और यहां तक कह दिया कि मैं उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगा। उस थप्पड़ ने मेरी बहन को पूरी तरह सुन्न कर दिया। वो बस वहीं खड़ी रह गई और बेबस होकर मुझे सामान लेकर जाते हुए देखती रही। मुझे माफ कर देना बहन, बहुत दर्द हुआ होगा ना? ये पन्ना पढ़ने के बाद रिपोर्टर ने गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट हुओ अपने भाई पर इतना निर्भर थी। लेकिन जब कैमरा मेरी बहन की तरफ गया, उसके चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं थी। वो पहले की तरह ठंडी आवाज में बोली, मुझे बस एक चीज का पछतावा है कि मैंने पहले उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया, ताकि बदले में एक एहसान फरामोश इंसान बड़ा हो सके। मिस्टर डायरी, मैं फिर वापस आ गया हूँ। आज मैं एक और हॉस्पिटल में फॉलो अप चेकअप के लिए गया था। सच कहूं तो मैं चाहता था कि पिछली डायग्नोसिस गलत निकले, ताकि मैं वापस जाकर अपनी बहन से कह सकूं कि मुझे पछतावा है। अगर मैं अपना ईगो छोड़ देता, तो मेरी बहन पहले की तरह मुझे माफ कर देती। लेकिन जिंदगी में इतने चमत्कार नहीं होते। उस मिडिल एज डॉक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ मुझसे कहा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हें प्राइमरी लिवर कैंसर है। ये ऑलरेडी लास्ट स्टेज में है। तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन मौत के डर ने मुझे वहीं रुला दिया। मैं सिर्फ 18 साल का हूं। डॉक्टर ने तरस भरी नजरों से मुझे देखा और हॉस्पिटलाइजेशन बिल स्लिप लिख दी। मैं पेमेंट मशीन के पास गया, अमाउंट देखा और आखिर में चुपचाप हॉस्पिटल से निकल आया। रहने दो,
मेरा अकाउंट मेरी बहन के मेन कार्ड से जुड़ा हुआ है, उसे कुछ पैसे बचाने दो। वैसे भी मैं जल्द ही मरने वाला हूं, फिर उसकी मेहनत की कमाई क्यों बर्बाद करूं? उसकी कमाई का हर एक रुपया बहुत मुश्किल से आता है। जब हमारे माता पिता जिस कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे थे वो पैसे लेकर भाग गया, तो प्रोजेक्ट टूट गया और कैपिटल चेन भी टूट गई। बहुत दबाव में हमारे माता पिता सब ठीक करने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन एक बिजनेस डिनर के बाद उनका कार एक्सीडेंट हो गया और दोनों की मौत हो गई। कंपनी का पूरा बोझ मेरी बहन के कंधों पर आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि डेट कलेक्टर्स हमारे घर आए और पैसे वसूलने के लिए घर की सारी कीमती चीजें उठा ले गए, और मेरी बहन ने मेरी पढ़ाई के लिए कुछ लाख बचाने के लिए उनके सामने घुटनों पर बैठकर सिर तक झुका दिया था। लेकिन आखिर में बैंक ने हमारी सारी एसेट्स जब्त कर ली। कर्ज चुकाने के लिए मेरी बहन हर जगह पैसे उधार मांगती फिरती थी। डिनर्स में इतना पीती थी कि उसके पेट से खून निकलने लगा और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन उसके पास इलाज के लिए न समय था न पैसे। होश आते ही वो हॉस्पिटल छोड़कर फिर काम में लग गई। लोगों से हाथ जोड़कर मदद मांगती रही और नौकर की तरह सब सहती रही। मैं रोते हुए उससे कहता रहा कि पहले ठीक हो जाओ फिर काम करना, लेकिन उसने कहा कि वो लोहे की बनी है और उसे कुछ नहीं होगा। बताओ ना, मेरी बहन कितनी बेवकूफ़ है। असल में मैं उसका बोझ बांटना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मुझे विदेश में पढ़ाई नहीं करनी। मैं पहले वाला बिगड़ा हुआ यंग मास्टर नहीं रहा। मैं सब कुछ छोड़ सकता था, पार्ट टाइम काम करके पैसे भी कमा सकता था और उसका सहारा बन सकता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने अहम वक्त पर मुझे दुनिया की सबसे महंगी बीमारी हो जाएगी। मिस्टर डायरी, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं पूरी तरह बेकार हूं? रिपोर्टर की आंखें लाल हो गईं। लगता है आपके भाई के जाने के पीछे सच में कोई छिपी हुई वजह थी। इतनी कम उम्र में लिवर कैंसर होना, यह सच में बहुत दुखद है। हुओ वांटोंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। बेचारा बनने का यह नाटक काफी अच्छा किया है। रिपोर्टर लिन, उसके झांसे में मत आओ। हुओ नियन झूठ बोलने में हमेशा सबसे आगे रहा है। जब वो छोटा था, उसने हमारे माता पिता से झूठ बोला था कि उसका टखना मुड़ गया है, जिससे पूरा परिवार घबरा गया था। सब उसके लिए भाग दौड़ करने लगे थे और उसे हॉस्पिटल तक ले गए थे। उसकी एक्टिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है। मुझे उम्मीद भी यही है। कल रात मुझे फिर से इंसोम्निया हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं सोना नहीं चाहता, मैं सच में सो ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी बीमारी और गंभीर होती जा रही है और दवाई खरीदे बिना मैं दर्द बिल्कुल सह नहीं सकता। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, और अब एक और ज़्यादा ज़रूरी समस्या है। अगर मैंने किराया नहीं दिया तो मकान मालिक मुझे बाहर निकाल देगा। फिर मुझे सच में पुल के नीचे सोना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में मैं अपनी बहन से मजाक में कहा करता था। पहले मैं मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स पढ़ता था और सोचता था कि पुल के नीचे सोने वाले बड़े हीरोज कितने कूल होते हैं। लेकिन अब बड़ा होने के बाद मुझे सच में बहुत डर लगता है। खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा और मैंने मॉम और डैड के दिए हुए गिफ्ट्स ऑनलाइन बेचने के लिए डाल दिए। वो उन बहुत कम चीज़ों में से थे जिन्हें मैं अपने साथ लाया था। लेकिन जब लोग सच में उन्हें खरीदने के लिए मुझसे बात करने आए, तो मैं बार बार बहाने बनाकर उन्हें मना करता रहा। आखिर में मैं उनसे अलग ही नहीं हो पाया। अंत में मैं दर्द से इतना तड़प रहा था और भूख से इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं और सह नहीं पाया और कार्ड से 500 निकाल लिए। माफ करना बहन, मैंने फिर तुम्हारे पैसे खर्च कर दिए। गरीब बनने के बाद मुझे पता चला कि मेरा पुराना पिकी ईटर वाला स्वभाव ठीक हो गया है। जब मैं भूख से लगभग बेहोश होने वाला था, तब मैंने दूसरों द्वारा कूड़ेदान में फेंके गए गंदे बंस तक उठाकर खाए। सच कहूं तो उनका स्वाद बुरा नहीं था। लगता है गरीबी यंग मास्टर की सारी आदतें ठीक कर देती हैं। मैं सुपरमार्केट गया और एक बैग स्टीम्ड बंस और एक बोतल मिनरल वाटर खरीदी। फिर हॉस्पिटल जाकर दवाई ली और बाकी पैसे किराए के लिए बचा लिए। मेरे टीचर ने फिर कॉल किया। उन्होंने कहा कि मुझे मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे ग्रेड्स वाला स्टूडेंट अचानक क्लासेस छोड़ दे, ये बहुत अफसोस की बात है। मुझे डर था कि वो मेरी बहन से संपर्क कर लेंगे, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ने की रिक्वेस्ट कर दी। लेकिन टीचर ने फिर भी मेरी बहन को कॉल कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बहन का फोन आया था। उसकी आवाज़ सख्त और ठंडी थी। हुओनियन, मुझे पता है कि तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके सहारे जी रहे हो, लेकिन जिस पढ़ाई पर तुम्हें इतना गर्व था उसे किसी लड़की के लिए छोड़ना नहीं चाहिए।
इतनी गिरावट में जाकर क्या तुम मॉम और डैड के लायक हो? मेरी बहन की आवाज सुने हुए सिर्फ लगभग 10 दिन हुए थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे आधी जिंदगी बीत गई हो। मैंने अपना मुंह ढक लिया ताकि जोर से रो न पड़ूं, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बहन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फोन के दूसरी तरफ मेरी बहन इंतजार करते करते चिढ़ गई और एक और कड़वी बात कह दी। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं सच में तुम्हारी परवाह करना बंद कर दूंगी। उसने फोन काट दिया, लेकिन मैं बहुत देर तक रोता रहा। डियर डायरी, मुझे लगता है मुझे अपनी बहन का नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए। कल मैं स्कूल विथड्रॉवल की प्रोसेस पूरी करने जाऊंगा। रिपोर्टर ने देखा कि प्रेसिडेंट हुओ थोड़ी खोई हुई लग रही थी। उसने कुछ देर रुककर अपनी आंखों की नमी पोंछी और अगला पन्ना पलटा। डियर डायरी, मैं शिफ्ट हो गया हूं। पहले वाला मोटेल 50 पर नाइट था, जो बहुत महंगा था। मैं पूरे दिन शहर भर में घूमता रहा और आखिरकार शहर के दक्षिण में एक दूर के अर्बन विलेज में मुझे एक जगह मिली जो सिर्फ 30 पर नाइट है। कमरे में 4 बेड्स हैं। मेरे तिरछे सामने एक अजीब बूढ़ा आदमी रहता है। मैंने उस लड़की की तरफ शुक्रिया भरी नजरों से देखा। वो नीचे वाले बेड पर सोती है। उसका नाम शायंग है। उसने ऊपर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो सच में बहुत अच्छी है। उस रात मैंने दवाई ली और बहुत चैन से सोया। मैंने एक सपना देखा। उसमें मॉम और डैड मुझे और मेरी बहन को डिज्नीलैंड लेकर गए थे। उन्हें पता था कि मुझे आयरन मैन बहुत पसंद है, इसलिए मेरी बहन घंटों लाइन में खड़ी रही। जब आखिरकार उसकी बारी आई, उसने मेरा नाम पुकारा और मुझे आयरन मैन सूट पहने हुए आदमी के सामने धक्का देकर खड़ा कर दिया ताकि मैं अपने आइडल के साथ फोटो ले सकूं। मैं इतनी जोर से मुस्कुराया कि मेरी आंखें चांद जैसी हो गईं। मॉम, डैड और मेरी बहन बस कुछ कदम दूर खड़े होकर मुझे खुशी से देख रहे थे। लेकिन फोटो लेने के बाद जब मैं पीछे मुड़ा तो वो सब गायब हो चुके थे। साफ नीला आसमान अचानक पूरी तरह काला हो गया। मैं डर गया और चाहे जितना ढूंढा, मुझे वो कहीं नहीं मिले। मैं अचानक ठंडे पसीने में भीगा हुआ जाग गया। सिस्टर श्या यांग ने चिंता से पूछा, तुम ठीक हो? मैंने सिर हिला दिया। उसने पूछा कि मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ। मैंने उसे सब सच बता दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा हो गया था। सब सुनने के बाद उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे गले लगा लिया। उसका हक बहुत गर्म और सुकून देने वाला था। उसने बताया कि वो अनाथ है। किशोर उम्र से ही वो सड़कों पर जी रही थी। बचपन से उसने हर तरह के लोग देखे थे और खुद को बचाने के बहुत तरीके सीख लिए थे। उसने कहा, तुम जैसे बच्चे को मेरी जरूरत है। सिस्टर शिया यांग ने मुझे पैसे बचाने के बहुत तरीके सिखाए, जैसे सुपरमार्केट जाकर एक्सपायर्ड फूड ढूंढना। कुछ सुपरमार्केट्स थोड़ा कंपेंसेशन दे देते हैं, कुछ नहीं देते, लेकिन एक्सपायर्ड खाना फ्री में ले जाने देते हैं। उसने मुझे वेजिटेबल मार्केट से दुकानदारों द्वारा फेंकी गई सब्जियों की पत्तियां उठाना भी सिखाया। सड़े हुए हिस्से हटाकर उबलते पानी में डालो और पेट भर लो। सिस्टर शायंग मुझे पार्ट टाइम काम पर भी ले गई ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं। मैंने सिर्फ एक दोपहर में 60 युआन कमा ली। पैसे हाथ में पकड़कर पहली बार लगा कि मैं पूरी तरह बेकार नहीं हूं। मैंने सोचा, अगर मैं हर दिन इतना कमा सकूं तो मरने के बाद अपनी बहन के लिए कुछ पैसे छोड़ सकता हूं। ये सोचकर मैं जोर से हंस पड़ा। सिस्टर शियायांग ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। सिर्फ 60 युआन पर इतना खुश हो रहे हो? उसने मेरे माथे पर उंगली मार कर कहा, तुम्हारी कोई बड़ी एम्बिशन नहीं है? उस अजीब बूढ़े आदमी से हर दिन बचकर रहने और पावर कट होने से पहले जल्दी नहाकर सो जाने की भाग दौड़ के अलावा, क्योंकि मोटेल में रात 10 बजे पानी और बिजली बंद हो जाती है, यहाँ रहना असल में काफी खुशहाल रहा है। फिर से बिजली जाने का समय हो गया है। गुड नाइट। रिपोर्टर ने नोटिस किया कि जब वो बूढ़े आदमी वाला हिस्सा पढ़ रहा था, तब हमेशा ठंडी रहने वाली प्रेसिडेंट हुओ ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। उसने सोचा शायद प्रेसिडेंट हुओ अपने भाई से उतनी नफरत नहीं करती जितनी दिखाती है, लेकिन अगले ही पल उसे लगा शायद ये उसका भ्रम है। उसने अगला पन्ना पलटा और पढ़ना जारी रखा। डियर डायरी, मैं वहां से निकल आया हूं क्योंकि कल सिस्टर शिया यांग ने मुझे खून खांसते हुए देख लिया था। उसके पास खुद कोई बचत नहीं है, फिर भी वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाने पर अड़ गई। मैंने उसे पहले कभी नहीं बताया था कि मैं बीमार हूं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरा अपनी बहन से झगड़ा हुआ था, इसलिए मैं घर छोड़ कर आया हूं। लेकिन मैं उससे ये बात छुपा नहीं पाया। शायद मैं सच में बदकिस्मती लाने वाला इंसान हूं। मैं अपनी बहन पर बोझ नहीं बनना चाहता
और ना ही इस वफादार दोस्त पर जिसे मैं अभी अभी मिला हूं। उसने एक बार मुझसे कहा था कि वो पैसे बचाकर अपनी ऑटो रिपेयर शॉप खोलेगी और अपना खुद का घर बनाएगी। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में मरने नहीं दूंगी, ये कहते वक्त उसकी आंखों में जबरदस्त जिद भरी हुई थी। मैं मुस्कुराया और सिर हिला दिया, लेकिन दिल में बस यही सोच रहा था, अलविदा बहन। अगली सुबह बहुत जल्दी मैं अपना थोड़ा सा सामान घसीटते हुए चुपचाप वहां से निकल गया। झुककर डायरी लिखते लिखते मेरे पैरों में सुन्नपन हो रहा है। एक सेकंड रुको, मुझे थोड़ा सांस लेना है। ठीक है, हाल ही में मेरी तबीयत और खराब हो गई है। अब मुझे खून की उल्टियां होने लगी हैं। अभी भी मैं खुद को रोक नहीं पाया और फिर से खून उल्टी कर दी। राह चलते लोगों ने मुझे इस हालत में देखा तो बहुत डर गए। वो मुझसे दूर खड़े होकर उंगली दिखाते हुए आपस में फुसफुसाने लगे। मैं खुद को समेटकर जमीन पर घोल होकर बैठ गया और काफी देर बाद सिर उठाया। तभी मुझे पता चला कि डायरी पर खून टपक गया था। मैंने जल्दी से हाथ से उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन दाग और फैल गया। माफ करना डियर डायरी, तुम्हें भी गंदा कर दिया। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, बस बहुत दर्द हो रहा है। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जब मैं जमीन पर बैठकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, तभी फटे पुराने कपड़े पहनी एक महिला मेरे पास आई और मेरे हाथ में कुछ पैसे ठूंस दिए। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पैसे डालकर भाग गई। मैं चुपचाप उसके पीछे गया और देखा कि वो अपने पति के साथ थी और उसके पति की गोद में बहुत छोटा बच्चा था। उसने अपने बाल पीछे किए, बच्चे के गाल पर किस किया और फिर जल्दी जल्दी फल बेचने में लग गई। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, जब तक अंधेरा नहीं हो गया। ठंड से मेरा आधा शरीर सुन्न हो चुका था और उनके आधे से ज्यादा फल अब भी नहीं बिके थे। उस महिला ने आह भरी। उसके पति ने उसे कुछ शब्दों में दिलासा दिया। फिर दोनों सामान समेटने लगे और बच्चे को पास रखी टोकरी में लिटा दिया। मैंने अपना हुड पहना, जल्दी से उनके पास गया और जब वो नहीं देख रहे थे तो वो पैसे वापस बच्चे के कपड़ों में रख दिए। वाह, क्या शानदार बनाई हुई कहानी है। मैं तो लगभग इमोशनल ही हो गया था। पैसे खत्म हो गए तो अब फिक्शन लिखकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्टर लिन, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी बेवकूफ हूं जो यहां बैठकर इतना समय बर्बाद कर रही हूं, क्योंकि वो मरने का नाटक कर रहा है और मुझसे सामना करने की हिम्मत नहीं रखता, तो मैं उसे सच में मरा हुआ ही मान लेती हूं। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो बिना किसी लगाव के उठी और चली गई। इंटरव्यू अचानक वहीं खत्म हो गया, लेकिन ये इंटरव्यू एपिसोड बहुत वायरल हो गया। लोगों ने 5 साल पुरानी खबरें निकाल लीं कि जब प्रेसिडेंट हुओ ने अपने भाई से रिश्ता तोड़ा था, तब वो अक्सर साइकोलॉजिकल क्लिनिक जाया करती थी। लोगों ने अंदाजा लगाया कि माता पिता की मौत और भाई के धोखे की वजह से प्रेसिडेंट हुओ सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी और कंपनी संभलने के बाद उसने एक नया छोटा भाई अडॉप्ट कर लिया। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हुओ के असली भाई की डायरी ने इंटरनेट पर जबरदस्त बहस छेड़ दी। कुछ लोग उसके भाई को अटेंशन सीकर कह रहे थे कि वो मरने का नाटक कर रहा है। उनका कहना था कि उसने पैसों के लिए अपनी बहन को छोड़ दिया था, उसे अकेले बैंक्रप्सी क्राइसिस का सामना करने के लिए छोड़ दिया, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह टूट गई। अब जब उसने अपनी बहन को सक्सेसफुल देखा तो सिंपैथी पाने के लिए विक्टिम बन रहा है और ऐसी डायरी तक बना ली। वैसे भी प्रेसिडेंट हुओ के पास अब नया भाई है। अफवाह थी कि उसके 18वें बर्थडे पर उसने पूरा अमेंसमेंट पार्क बुक कर लिया था और उसे लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की थी। लोग कह रहे थे कि वो उसे हद से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन बहुत से लोगों को लगा कि इसके पीछे कोई छुपा सच भी हो सकता है। डायरी बहुत असली लग रही थी और उसमें इमोशंस भी बहुत सच्चे थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा लिखने वाला इंसान इतना बुरा हो सकता है। चाहे लोगों की राय कुछ भी हो, सब एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे, प्रेसिडेंट हुओ का भाई अगली डायरी एंट्री में क्या लिखेगा। रेटिंग्स के लिए टीवी स्टेशन ने फिर से प्रेसिडेंट हुओ से संपर्क किया और पूछा कि क्या वो अपने भाई की मौत से पहले लिखी डायरी को पब्लिक करना चाहती है। चाहे उसे यकीन नहीं था या सच में उसे फर्क नहीं पड़ता था, प्रेसिडेंट हुओ की असिस्टेंट ने कहा कि प्रेसिडेंट हुओ का जवाब है, ये डायरी पहले ही तुम्हारे टीवी स्टेशन को दे दी गई है। इसे पब्लिक करो या जला दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसने ये भी साफ कर दिया कि प्रेसिडेंट हुओ का सिर्फ एक ही छोटा भाई है, हुओयान। हाँ हाँ, कितना सेटिस्फाइंग है, कुछ नेटिजन्स ने कहा।
बहुत मजा आ रहा है। देखते हैं प्रेसिडेंट हुओ का भाई कब तक एक्टिंग करता है। उसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। परमिशन मिलने के बाद टीवी स्टेशन ने जल्द ही एक लाइव प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था वाओ नियंस प्री डेथ डायरी। स्क्रीन पर रिपोर्टर बहुत गंभीर दिख रहा था। आप सबकी तरह मैंने भी ये डायरी पहले नहीं पढ़ी है। प्रेसिडेंट वाओ की परमिशन मिलने के बाद आज मैं इसे लाइव स्ट्रीम में सबके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि सभी लोग अपने शब्दों में थोड़ा नरम रहेंगे। लाखों लोग तुरंत लाइव स्ट्रीम में घुस गए। 1 मिनट के अंदर व्यूअर्स 1 मिलियन पार कर गए। सब रिपोर्टर लिन के डायरी खोलने का इंतजार कर रहे थे। उसी समय हुओ फैमिली रेजिडेंस में असिस्टेंट लिनयी ने प्रेसिडेंट हुओ की तरफ जटिल भावों से देखा। काफी देर हिचकिचाने के बाद उसने कहा, प्रेसिडेंट हुओ, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। प्रेसिडेंट हुओ ने सिर तक नहीं उठाया। मैंने कहा था कि मैं उसके बारे में कोई खबर फिर से नहीं सुनना चाहती। रिपोर्टर लिन ने गहरी सांस ली और डायरी खोली। डियर डायरी, आज मुझे एक आवारा पप्पी मिला। पहले मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने घायल पैर को घसीटते हुए मेरे पीछे पीछे रोता हुआ आ रहा था। मैंने सोचा मेरी हालत में मैं उसकी ठीक से देखभाल भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने दिल कठोर किया और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद मैं वापस मुड़ा और उसे उठा लिया। उसी पल उस छोटे पीले कुत्ते की आंखें चमक उठीं। वो लगातार मेरी हथेली छाटने लगा। मैंने आ भरी। शायद उसे समझ आ गया था कि मेरा दिल बहुत नरम है। मैंने उसका नाम चांग शून रखा, उम्मीद करते हुए कि वो खुश रहे और लंबी जिंदगी जिए, मेरी तरह नहीं जिसकी जिंदगी बहुत छोटी रह जाएगी। मैं उसे पेट हॉस्पिटल ले गया। सिर्फ चेकअप फी ने ही मेरी जेब खाली कर दी। आगे सर्जरी के लिए 2000 युआन चाहिए थे। अगर सर्जरी नहीं हुई तो वो मर जाएगा। मैंने अपनी बाहों में चांगशुन को पकड़ा और डॉक्टर से बहुत सावधानी से पूछा कि क्या मैं उसे कुछ दिनों बाद सर्जरी के लिए वापस ला सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा कि अब और देर नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा कल तक। चांगशुन को गोद में लेकर मैं पेट हॉस्पिटल से बाहर निकला और सड़क के कोने पर बैठकर खो गया। मैंने उससे कहा, तुम कितने बेवकूफ हो। इतने सारे अमीर लोगों के बीच तुम्हें मेरे जैसा मरता हुआ इंसान ही मिला, और ऊपर से मैं बहुत गरीब भी हूं। तुम्हारे लिए 2000 युआन मैं कहां से लाऊं। पपी मेरी बात नहीं समझ पाया। वो बस खुशी से अपनी पूंछ हिलाता रहा, क्योंकि उसे घर मिल गया था। उसे देखकर मेरी आंखें फिर भर आईं। आखिरकार मेरे पास एटीएम जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं झिझक रहा था, सोच रहा था कि बस आखिरी बार 2000 युआन निकाल लूं। बहन, ये आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हारे पैसे खर्च करूंगा। लेकिन मेरी उम्मीद के उलट मेरी बहन ने मेरा सप्लीमेंट्री कार्ड बंद कर दिया था। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया, लेकिन ये समझ में आता था। मैं बहुत पहले ही कह चुका था कि मैं उससे रिश्ता खत्म करना चाहता हूं। उसके पास मुझे पैसे देने की कोई वजह नहीं थी। मैंने कभी दोबारा उससे संपर्क करने का नहीं सोचा था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। चंगशुन की खातिर मैंने उसका नंबर ब्लैकलिस्ट से हटाया और उसे कॉल किया। फोन बहुत देर तक बजता रहा। जब मुझे लगा कि वो फोन नहीं उठाएगी, तभी आखिरकार उसने कॉल रिसीव किया। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब पछतावा हो रहा है? तुमने खुद मुझे ब्लॉक किया था और अब खुद ही संपर्क कर रहे हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो, या फिर तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं? जैसे ही उसने ये कहा, जो बातें मैं कहना चाहता था वो गले में ही अटक गईं। मेरा बहुत मन था कि मैं तुरंत फोन काट दूं, लेकिन मेरी बाहों में बैठे चांगशुन ने मुझे याद दिलाया कि मुझे क्या करना है। मुझे 2000 ट्रांसफर कर दो। कुछ देर की चुप्पी के बाद मेरी बहन ने कहा, इतने समय से तुमने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। तुम्हें ये तक परवाह नहीं कि तुम्हारी बहन ठीक से खा रही है या सो रही है। तुम्हें मेरी याद नहीं आती। तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए, है ना? मैंने अपने होंठ जोर से काट लिए। गले में नमकीन स्वाद भर गया, लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती निगल लिया। तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें सब दे दूंगी। अब खुश हो? मुझे तुमसे कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। हुआनियन, तुम सच में बहुत बेरहम हो। आज से हमारा भाई बहन का रिश्ता खत्म। ये कहकर उसने फोन काट दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं जमीन पर बैठ गया, चांगशुन को सीने से लगाकर उल्टियां करने लगा। बर्फ, चारों तरफ बहुत सारी बर्फ गिर रही थी, लेकिन काली सड़क पर गिरकर उसका कोई निशान नहीं दिख रहा था। चांगशुन बहुत डर गया था। वो लगातार रो रहा था और मेरे गाल चाट रहा था। मैंने उसे धीरे से सहलाकर शांत किया।
बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं उस दर्द का आदी हो चुका था। सच कहूं तो मेरे दिल में उससे भी ज्यादा दर्द था। मैंने फोन देखा तो मेरी बहन ने 20,000 युआन ट्रांसफर किए थे। बैंक नोटिफिकेशन आया, आपके अकाउंट एंडिंग 0000 में करंट बैलेंस 20,000.00 RMB। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है। मैं चांग शून को पकड़कर बहुत देर तक रोता रहा। मुझे समझ आ गया था कि अब मेरी बहन सच में मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुकी है। पहले मैं चाहता था कि वो मुझे भूल जाए और मुझसे रिश्ता तोड़ दे, लेकिन जब उसने सच में ऐसा किया तो मेरा दिल ऐसे टूटा कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। चंगशुन, अब मेरा कोई घर नहीं रहा। लाइव स्ट्रीम की कमेंट्स बहुत तेजी से आने लगी। ये इतना दुखद क्यों है? अगर इसने अपनी मौत फेक भी की है और कहानी बनाई भी है, फिर भी मैं रो रही हूं। जल्दी आगे पढ़ो। चंगशुन का क्या हुआ? पपी बोल नहीं सकता था। उसे बस इतना पता था कि उसे एक घर मिल गया है। इस पॉइंट तक अभी भी कुछ लोग हुओ नियन को सिंपैथी पाने के लिए एक्टिंग करने वाला कह रहे थे, लेकिन पहले के मुकाबले वो बहुत कम थे। अब लगभग सभी लोग सिर्फ चंगशुन की सेफ्टी को लेकर परेशान थे। सबके लगातार कहने पर रिपोर्टर लिन ने अपनी भावनाएं संभाली और अगला पन्ना पलटा। डियर डायरी, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। चांग शून की सर्जरी हो गई और अब वो पूरी तरह हेल्थी है। बस वो बहुत ज्यादा क्लिंगी पपी है। मैं जहां भी जाता हूं वो मेरे पीछे आता है। जब मैं सोता हूं तो वो मेरे पैरों के पास आकर चिपक कर सो जाता है। लेकिन एक बुरी खबर भी है। मेरी बीमारी और बढ़ गई है। मुझे नहीं पता मैं कितने समय तक जिंदा रहूंगा, शायद 1 महीने से भी कम। अब जब मैं फार्मेसी में दवाई खरीदने जाता हूं तो फार्मासिस्ट मुझे शक भरी नजरों से देखते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि मैं कोई एडिक्ट हूं। अच्छा हुआ कि मैंने अपनी मेडिकल डायग्नोसिस रिपोर्ट संभाल कर रखी थी। बहुत विनती करने के बाद वो मुझे दवाई दे देते हैं, लेकिन पेन किलर्स अब असर करना बंद कर रहे हैं। सोने के लिए मुझे पहले से ज्यादा दवाइयां लेनी पड़ती हैं। कल जब मैं फ्लायर्स बांट रहा था, तभी अचानक सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। चांगशुन बहुत डर गया था। वो लगातार मेरा चेहरा चाट रहा था और भौंक रहा था। आखिर उसकी वजह से कुछ अच्छे लोगों का ध्यान मेरी तरफ गया और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, जिससे फिर मेरा और पैसा खर्च हो गया। मैंने भारी दिल से हिसाब लगाया। ना सिर्फ मुझे पार्ट टाइम जॉब की पेमेंट नहीं मिली, बल्कि ऊपर से अच्छा खासा पैसा भी चला गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा और हमें तुम्हारे परिवार को भी बताना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द तुम। डॉक्टर ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने बस कुछ औपचारिक जवाब दिए और जल्दी से हॉस्पिटल से निकल गया। मैं एडमिट नहीं हो सकता, ये बहुत महंगा है। हॉस्पिटल के बाहर मुझे चेंगशुन मिल गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो दौड़कर मेरे पास आ गया, लेकिन रात में दर्द फिर भी मुझे सोने नहीं देता था। चेंगशुन मेरी तकलीफ समझ रहा था। वो बहुत बेचैन था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वो बस मुझसे चिपक जाता और लगातार मुझे चाटता रहता। वो ऐसा लग रहा था जैसे खुद रो पड़ेगा। मैंने कमजोर हाथ से उसे सहलाया। मैं ठीक हूं, लेकिन अगले ही पल मैं खुद को रोक नहीं पाया और भागकर टॉयलेट पकड़ लिया, जहां मैं लगातार उल्टियां करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर बाहर निकल रहा हो। पता नहीं कितना समय बीत गया। मैं उल्टियां करते करते चक्कर खाकर गिर गया। बाद में चांग शुन के मुझे चाटने से मेरी आंख खुली। मैंने आईने में खुद को देखा और मैं खुद ही डर गया। मैं कितना भयानक दिख रहा था। मेरे बाल झड़ने लगे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था। जो गाल पहले गोल मटोल थे, वो अब इतने ढस चुके थे कि मेरी ठुड्डी नुकीली दिख रही थी। मेरी बहन मजाक में कहती थी कि मेरा बेबी फेस बहुत इनोसेंट लगता है, लेकिन अब लगता है मेरी जिंदगी हमेशा के लिए इसी चेहरे पर रुक जाएगी। हमेशा जवान रहना इतना अच्छा नहीं होता। मैं धीरे धीरे बड़ा होना चाहता था, अपनी बहन के साथ रहना चाहता था, उसे अपना परिवार और करियर बनाते देखना चाहता था और उसे खुश देखना चाहता था। मैंने चेहरा धोया, अपने गाल थपथपाए और खुद को हिम्मत दी। एक अच्छी बात तो है, मेरी बहन मुझे इस हालत में नहीं देख सकती, वरना वो बहुत डर जाती। खाना खाने के बाद मैं मुश्किल से सो पाया, लेकिन आधी रात को फिर तेज बुखार के साथ जाग गया। मिस्टर डायरी, बहुत दर्द हो रहा है। सच कहूं तो मुझे अपनी बहन की बहुत बहुत याद आ रही है। मैं उसे बस एक बार और देखना चाहता हूं। दूर से ही देख लूं वही काफी होगा। इतनी छोटी सी इच्छा ज्यादा तो नहीं है ना?
मैं अब अपनी बहन को देखने जा रहा हूँ और चांगशून भी मेरे साथ है। इसके लिए मैंने एक हैट, मास्क और ब्लैक ट्रेंच कोट तैयार किया है। मैं किसी पापराज़ी की तरह कूल लग रहा हूँ। मुझे बस उसे एक बार दूर से देखना है। मिस्टर डायरी, मैं वापस आ गया हूँ। मेरी बहन पहले की तरह अब भी बहुत खूबसूरत और कैपेबल है। वो पहले से लंबी लग रही थी, लेकिन और पतली भी हो गई है। मैं सिर्फ उसे देखकर वापस आने वाला था, लेकिन वो बहुत दुखी लग रही थी। उसे पहले मुस्कुराना बहुत पसंद था। पता नहीं क्यों मैं अनजाने में उसका पीछा करने लगा। फिर मैंने देखा कि वो हॉस्पिटल जा रही है। वो साइकोथेरेपिस्ट से क्यों मिल रही थी? उसके जाने के बाद मैंने उसके डॉक्टर से पूछा। उसने पहले बताने से मना कर दिया और कहा कि यह पेशेंट प्राइवेसी है। लेकिन मेरी बार बार विनती करने पर उसने आह भरते हुए उसकी हालत बताई। मेरी बहन बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार। हमारे माता पिता की मौत उसके लिए बहुत बड़ा झटका थी और मेरे चले जाने से उसने खुद को बहुत दोषी मान लिया। उसे लगता था कि वो बेकार है और मेरी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई। इसलिए मैंने उससे नफरत की और उसे छोड़ दिया। इसी वजह से उसने खुद को नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया था। मैं रोने लगा और रोते रोते हंसने भी लगा। मेरी बहन कितनी बेवकूफ है। बेकार तो मैं हूं। मैं सिर्फ उस पर बोझ बनता। वो दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। वो मेरा महंगा बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए पूरे साल अपनी पॉकेट मनी बचाती थी। वो स्कूल के बलीज और गुंडे बच्चों को तब तक पीटती थी जब तक वो उठ नहीं पाते थे, चाहे इसके लिए उसे सजा ही क्यों ना मिल जाए। हमारे माता पिता की मौत के बाद उसने अकेले सब कुछ संभाला, सारा दबाव खुद झेला और फिर भी मुझे आरामदायक जिंदगी देती रही। मैं उससे नफरत कैसे कर सकता था? रिपोर्टर लेन अचानक रुक गई और डायरी कैमरे की तरफ दिखाया। सबने देखा कि इस पेज पर साफ सुथरी राइटिंग के अलावा सूखे हुए आंसुओं के निशान भी थे। वो शायद बहुत देर तक रोया था। उसके आंसुओं ने डायरी के इस पन्ने को भिगो दिया था। रिपोर्टर की आंखें भी भर आईं। गला रूंधने की वजह से कांपती आवाज को संभालते हुए उसने पढ़ना जारी रखा। मैं बहुत बेकार हूं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बस बेबस होकर देखता रहा जब मेरी बहन मेरे सामने से गुजर गई, लेकिन मेरे पास आगे बढ़कर उसे गले लगाने की हिम्मत तक नहीं थी। जिस पल हमारी नजरें मिलीं, उसने बस नजरें हटा लीं। अब वो मुझे पहचान भी नहीं सकती। शायद ये सही ही है। मैं अभी किसी मॉन्स्टर जैसा दिखता हूं, इसलिए बेहतर है कि वो मुझे दोबारा कभी ना देखे। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता। मिस्टर डायरी, मैंने फैसला कर लिया है। इस तरह दर्द में तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। क्या तुम्हें लगता है मैं सही कर रहा हूं? मेरी बीमारी ने सच में मुझे पागल सा बना दिया है। मैं अक्सर तुमसे और चंगशून से ऐसे बातें करता हूं जैसे तुम दोनों मुझे जवाब दे सकते हो। मैंने स्लीपिंग पिल्स खरीद ली हैं, लेकिन चांग शून्य का क्या? मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं चांग शून्य को अपनी बहन को देना चाहता हूं, ताकि वो उसका साथ दे सके और मेरी बहन भी अकेली ना रहे। मैं सच में बहुत स्मार्ट हूं, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि कल मेरा बर्थडे है। मैं एक दिन और रुकूंगा। मैं अपने बर्थडे पर मरना नहीं चाहता। पिछले साल मेरे 17वें बर्थडे पर मॉम और डैड ने मेरे लिए लिमिटेड एडिशन गेमिंग गियर कस्टम ऑन ऑर्डर किया था। जब मैंने उसे खोला था तो डैड हंसते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले थे कि मैं सबसे कूल बच्चा हूं। मेरी बहन ने मेरे लिए एक मैकेनिकल वॉच तैयार की थी। उसका डायल चमक रहा था और वो बहुत महंगी थी। लेकिन वो सारे गिफ्ट्स बहुत पहले ही कर्ज के बदले ले लिए गए थे। अब मेरे पास सिर्फ वही सस्ते गिफ्ट्स बचे हैं। मैं उन्हें हर जगह अपने साथ लेकर घूमता हूँ। जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तब भी मैं उनमें से एक भी बेच नहीं पाया। जब मैं सोता हूं तो मॉम द्वारा मेरे 8वें बर्थडे पर दिया गया ब्राउन बेयर पकड़कर सोता हूं, जैसे मैं मॉम को गले लगा रहा हूं। मॉम, डैड और मेरी बहन ने यह भी कहा था कि मेरे 18वें बर्थडे पर वो बहुत ग्रैंड बर्थडे पार्टी करेंगे, अपने छोटे यंग मास्टर की एडल्टहुड सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन अब लगता है कि मेरे पास सिर्फ चांगशन है। मैंने उसे कसकर गले लगाया। वही एकमात्र गर्माहट थी जो मैं महसूस कर सकता था। चांगशन शायद मेरी फीलिंग्स समझ गया था। वो अपनी गीली जीभ से लगातार मेरी हथेलियां और गाल चाटने लगा, जैसे मुझे गर्म रखने की कोशिश कर रहा हो। मुझे थोड़ी गुदगुदी हुई तो मैं मुस्कुरा दिया और उसे किस किया। मैं उसे बेकरी ले गया। मैं अपने लिए एक छोटा केक खरीदना चाहता था। पहले बर्थडेज पर मॉम और डैड के 3-4 लेयर वाले केक भी मुझे पसंद नहीं आते थे। अब इतने समय बाद केक खाने की क्रेविंग इतनी बढ़ गई थी कि मुंह में पानी आ गया। लेकिन जब मैंने कुछ 100 युआन की कीमत देखी,
तो मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा और पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं हुई। क्लर्क चिढ़कर मेरे पास आई और बोली, लेना है तो लो, नहीं तो जल्दी निकलो। फिर उसने मेरी बाहों में चांगशुन को देखा, भौहें सिकोड़कर कहा कि स्टोर में पेट्स अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लड़के को पूडल के साथ अंदर जाते देखा था। शायद इसलिए क्योंकि चांगशुन बहुत गंदा था। मेरे पास उसे ग्रूमिंग कराने के पैसे नहीं थे। मैंने बार बार माफी मांगी और सबसे सस्ता 20 युआन वाला चॉकलेट कपकेक खरीद लिया। मैं चांगशून को लेकर पार्क की बेंच पर बैठ गया। मेरे पास कैंडल नहीं थी, इसलिए मैंने बस अपने दिल में उन्हें इमेजिन किया। मैंने आंखें बंद की और अपनी विशेस मांगी। मैं चाहता हूं चांगशुन हमेशा सुरक्षित रहे। मैं चाहता हूं मेरी बहन सफल हो, लंबी उम्र जिए और हमेशा खुश रहे। आंखें खोलकर मैंने केक चांगशुन को खिलाया। वो बहुत खुशी से खा रहा था, जैसे सच में मेरे अडल्टहुड सेलिब्रेशन का हिस्सा हो। मुझे खुद केक बहुत खाने का मन था, लेकिन कुछ बाइट्स लेने के बाद ही मैं झुककर सब उल्टी कर बैठा। आखिर में मैं चांगशुन को पेट स्टोर ले गया और उसे नहलाया। इसमें 200 युएन लगे। मालिक ने कहा कि उसने इतना समझदार डॉग पहले कभी नहीं देखा। फिर मैं साफ सुथरे अच्छी खुशबू वाले चांगशुन को वापस लेकर आया। मैंने गहरी सांस ली। चांगशुन मेरे लिए भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। अब मैं ये गिफ्ट अपनी बहन को देना चाहता हूँ। उम्मीद है वो मेरी तरफ से चेंगशुन का ख्याल रखेगी और चेंगशुन मेरी जगह उसका साथ देगा। कार्ड में जो 20,000 युआन है, वो भी मैं चुपचाप उसके दरवाजे के नीचे सरका दूंगा। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो ये डायरी अब अपडेट नहीं होगी, क्योंकि कल मैं मॉम और डैड से मिलने दूसरी दुनिया जा रहा हूँ। मिस्टर डायरी, मुझे तुम्हारी याद आएगी। चांगशुन, मैं तुम्हें भी आशीर्वाद दूंगा। और बहन, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा। मुझे लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन रिपोर्टर लिन ने इंस्टिंक्टिवली अगला पन्ना पलटा और वहां लिखे शब्द देखकर जम गई। माफ करना चांगशुन, मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। मेरी बहन ने सोचा कि तुम किसी के पालतू डॉग हो, या शायद वो तुम्हें नहीं चाहती थी। मैं थोड़ी दूर छिपा हुआ था और सोच रहा था कि वो तुम्हें अपनाने के बाद ही मैं जाऊंगा। लेकिन चंगशुन अपनी लीश तोड़कर मेरी तरफ भाग आया। अगर अगर मैंने तुम्हें खुद उसके हाथों में दिया होता तो क्या तुम बच जाते? मैं लगातार रो रहा था और चांगशुन से कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। लेकिन उसने मुश्किल से सिर उठाया, धीरे से आवाज निकाली, मेरा चेहरा चाटा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने चांगशुन को सीने से लगाकर गाना गाया, लिटिल डॉगी बी गुड, ओपन द डोर वाइड। गाते गाते मेरा चेहरा आंसुओं से भर गया। मैंने चांगशुन को मॉम और डैड की कब्र के पास एक छोटे टीले पर दफना दिया। आज चांद पूरा नहीं है, लेकिन बहुत चमकीला है। मैं 15 तारीख तक इंतजार नहीं कर सकता। चंगशुन, थोड़ा धीरे भागो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। मॉम और डैड के पास भी। अलविदा बहन। रिपोर्टर लिन ने डायरी पढ़ना खत्म किया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और लाइव स्ट्रीम कमेंट्स बहुत तेजी से स्क्रॉल हो रहे थे। क्या चंगशुन भी मर गया और हुओ नियन भी मर गया? राइटर बहुत क्रूल है। खुद को मारना ही काफी नहीं था क्या? डॉग को भी मार दिया। बेचारा चंगशुन। क्या हुओ नियन सच में मर गया है या ये फेक है? क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? कोई बताओ। रिपोर्टर लिन ने कहा, पुलिस रिकॉर्ड्स और हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हुओ नियन की मौत 5 साल पहले हो चुकी है। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। कृपया मृत व्यक्ति का सम्मान करें और ऑनलाइन कुछ भी बोलने से पहले सोचें। इस डायरी को हम सुरक्षित रखेंगे। हम अब किसी और सवाल का जवाब नहीं देंगे। धन्यवाद। इसके बाद रिपोर्टर लिन ने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी, लेकिन नेटिजन्स की क्यूरियोसिटी शांत नहीं हुई। इसलिए वो प्रेसिडेंट हुओ के वीबो पर मैसेजेस की बाढ़ ले आए। इतने कमेंट्स और सर्चेस हुए कि वो ट्रेंडिंग सर्चेस में पहुंच गया। प्रेसिडेंट हुओ का भाई हुओ नियन मर चुका है। हुओ नियन की मौत से पहले की डायरी। क्या प्रेसिडेंट हुओ के भाई की मौत सच है? क्या यह डायरी सच है? इसी बीच डायरी में जिस लड़की का जिक्र था, उसने ऑनलाइन एक पोस्ट किया। क्या नियन नियन सच में मर गया? उस समय बिना बताए चले जाने के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। मैं उसके साथ खड़ी नहीं रह सकी। अगर मैं उसे पहले डॉक्टर के पास ले जाती तो वो इतनी जल्दी नहीं मरता और उसे इतनी तकलीफ भी नहीं झेलनी पड़ती। ज्यादातर लोगों को अब भी शक था, लेकिन फिर उसने हुआ नियन के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की। फोटो में चमकती मुस्कान वाला लड़का वही था जो पहले लीक हुई हुओ नियन की तस्वीरों में दिखा था। तभी सबको यकीन हुआ। नेटाइजन्स पूरी तरह टूट गए।
अब उन्हें यकीन हो गया कि डायरी सच थी। पूरा इंटरनेट हुआओ नियन और चांग शून्य के लिए शोक मनाने लगा। शेयर्स मिलियंस में पहुंच गए और ट्रेंडिंग टॉपिक्स एक के बाद एक फटने लगे। नियान नियन और चंगशुन, हम तुम्हें घर ले जा रहे हैं। नियान नियन और चांगशुन, क्या तुम दूसरी दुनिया में ठीक हो? यह सब आखिरकार प्रेसिडेंट हुओ की असिस्टेंट तक पहुंच गया। उसने काफी देर तक फोन को घूरा और हिचकिचाते हुए बोला, प्रेसिडेंट हुओ, क्या आपने 5 साल पहले एक क्रीम रंग का डॉग देखा था, छोटा सा? प्रेसिडेंट हुओ ने उलझन में उसे देखा और कुछ देर बाद सिर हिलाया। उस दिन जब मैं काम से घर लौटी थी तो मैंने गेट के पिलर से बंधा एक छोटा डॉग देखा था। उसका पूरा शरीर क्रीम कलर का था और उसकी छोटी पिंक नोज थी। वो बहुत साफ और बहुत प्यारा था। एक नज़र में पता चल रहा था कि वो किसी का पेट है। मुझे याद है कि उसे भी छोटे एनिमल्स बहुत पसंद थे, इसलिए मैं उसके पास गई और उसे प्यार किया। वो डॉग बहुत शांत था और लगातार अपनी टेल हिला रहा था। मुझे लगा उसका ओनर जल्दी लौट आएगा, इसलिए मैं अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर बहुत शोर हुआ। मैं विंडो के पास गई और देखा कि सड़क के बीच एक लड़का उस छोटे डॉग को पकड़कर रो रहा था। वो बहुत बुरी तरह टूट कर रो रहा था। वही शायद उसका ओनर था। मैंने सुना कि डॉग ने काफी देर तक अपने ओनर को नहीं देखा तो वो बेचैन हो गया, लीश तोड़कर भागा और कार से टकराकर मर गया। असिस्टेंट वहीं जम गया। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आई। उसने नीचे देखा, अभी अभी भेजी गई फाइल को खोला और उसका दिल धड़क उठा। प्रेसिडेंट हुओ, माफ कीजिए, हाल ही में मैंने आपकी जानकारी के बिना डायरी और आपके भाई की वेयरहाउस की जांच की। वो सच में मर चुका है। पुलिस ने 5 साल पहले उसका डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर किया था। ये सच है, इसे फेक नहीं किया जा सकता। उसने जहर खाकर सुइसाइड किया था। वो डायरी भी असली है। ये कहने के बाद असिस्टेंट में हिम्मत नहीं थी कि वो प्रेसिडेंट हुओ के चेहरे की तरफ देख सके। उसने बस ट्रेंडिंग टॉपिक्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। देखिए हुओनियन ने क्या सहा। आज उसकी डायरी पूरे इंटरनेट पर पब्लिक हो चुकी है। मुझे लगा आपको यह जानना चाहिए। दरवाजे तक जाते हुए उसने धीरे से कहा, आपके भाई ने सच में बहुत कठिन जिंदगी झेली। प्रेसिडेंट हुओ के ऑफिस से बाहर निकलते हुए असिस्टेंट लिन यी ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उस हल्की सी क्लिक के बाद ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया बाहर बंद हो गई हो। ऑफिस के अंदर सिर्फ हुओ वानतोंग बची थी और उसके हाथों में वो भारी इन्वेस्टिगेशन फाइल। हवा तक भारी हो गई थी। जो ठंडापन और बेपरवाही उसने इतने सालों से मजबूरी में ओढ़ रखी थी, वो फटे हुए गुब्बारे की तरह एक पल में खत्म हो गई। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो तुरंत फाइल खोल सके। उसकी ठंडी उंगलियां बस कागज के किनारों को छूती रहीं। उसका दिमाग बार बार उस इंटरव्यू पर जा रहा था। जब रिपोर्टर ने डायरी निकाली थी तब उसका दिल अजीब तरीके से एक पल के लिए सिकुड़ गया था। जब उसने डायरी की बातें सुनी थीं, वो छोटे छोटे शक और दर्द जिन्हें उसने जबरदस्ती दबा दिया था फिर से बाहर आने लगे थे। खासकर वो लाइन, मैं चांग शून को अपनी बहन के पास छोड़ना चाहता हूं ताकि उसका साथ रहे। उस समय उसे लगा था कि ये हुओ नियन का एक और झूठ है, लेकिन अब वही बातें जहरीली सुइयों की तरह उसके दिल में एक एक करके चुभ रही थीं। कांपते हाथों से उसने आखिर फाइल खोली। पहला पेज पुलिस डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी था, काले सफेद रंग में ठंडे और आधिकारिक अंदाज में छपा हुआ। नाम कट्टूदियेश हुओनियन, जेंडर मेल, मौत की तारीख 5 साल पहले की वही पतझड़। ये उनकी आखिरी फोन कॉल के सिर्फ 3 महीने बाद की बात थी। मौत का कारण, बॉडी मिलने की जगह शहर के बाहर नदी के किनारे एक छोटे जंगल में, ठीक उस जगह के पास जिसका उसने अपनी डायरी में जिक्र किया था, जहां उनके मॉम और डैड की एशेज दफन थीं। उसे सुबह सुबह पक्षियों को घुमाने निकले एक बूढ़े आदमी ने देखा था। बॉडी हैंडलिंग किसी ने क्लेम नहीं किया, इसलिए नियमों के अनुसार फ्यूनरल होम ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी एशेज कुछ समय तक रखी गईं, फिर समय पूरा होने पर इकोलॉजिकल डिस्पोजल कर दिया गया। हर एक शब्द उसके दिल को कुंद चाकू की तरह काट रहा था। अनक्लेम्ड शब्द तो जैसे सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ बनकर लगा। वो उस समय क्या कर रही थी? वो अपने भाई के कथित बिट्रेयल के दर्द और गुस्से में डूबी हुई थी। शायद किसी साइकोलॉजिकल क्लिनिक में इलाज करा रही थी या किसी कॉकटेल इवेंट में जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। शायद उसने ये चेक तक नहीं किया कि उसका भाई कहीं जिंदा है भी या नहीं। पीछे कुछ सीन फोटोज भी अटैच्ड थे। उनकी क्वालिटी कम थी, लेकिन उस समय की हालत साफ दिख रही थी।
एक बहुत दुबला पतला लड़का जो लगभग हड्डियों का ढांचा बन चुका था, चुपचाप एक पेड़ के सहारे बैठा था। उसने वही ब्लैक ट्रेंच कोट पहना हुआ था जिसका डायरी में जिक्र था। उसकी हुड ने उसके आधे से ज्यादा चेहरे को ढक रखा था। उसके पैरों के पास खाली दवाई की बॉटल्स और स्लीपिंग पिल्स के पैकेट्स बिखरे हुए थे। उसकी बाहों में एक पुराना घिसा हुआ ब्राउन बियर प्लश टाइटली पकड़ा हुआ था। हुओ वानतोंग ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। वो वही बर्थडे गिफ्ट था जो उनकी माँ ने उसे उसके 8वें बर्थडे पर दिया था। उसने उसे इतने सालों तक सच में अपने पास रखा था। एक फोटो उस जगह की भी थी जहां डायरी मिली थी। वो उसके बिल्कुल पास रखी थी, एक प्लास्टिक बैग में बहुत संभाल कर पैक की हुई, जैसे उसे डर था कि सुबह की उस डायरी को खराब ना कर दे। अपनी आखिरी सांस तक वो इस डायरी को बचा रहा था। वही एक चीज जिससे वो अपने दिल की बात कह सकता था। वाओ वान तोंग की सांसें तेज हो गईं और उसकी नजर धुंधली पड़ने लगी। उसने अचानक अपना मुंह हाथ से ढक लिया, लेकिन उसके सीने की गहराइयों से निकल रही टूटी हुई सिसकियां नहीं रुक सकी। जिन आंसुओं को वो समझती थी कि वो बहुत पहले सूख चुके हैं, वो टूटे हुए बांध की तरह बहने लगे और उसकी त्वचा को जलाते हुए गिरने लगे। नियान नियन, मेरा नियन नियन, उसने फटी हुई आवाज में कहा, जो उसकी अपनी आवाज जैसी भी नहीं लग रही थी। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं थी। वो सच में बीमार था। वो सच में कंगाल था। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो सच में बीमारी के दर्द और दुनिया की बेरुखी को झेल रहा था। फिर भी वो लगातार अपनी इस निकम्मी बहन के बारे में सोच रहा था। उसने जानबूझकर वो सारी भयानक बातें कही, सिर्फ उसे खुद से दूर धकेलने के लिए। ये सब इसलिए था क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। इतना ज्यादा कि वो सारी बदनामी और दर्द खुद सहना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। और उसने क्या किया? उसने उसकी एक्टिंग पर विश्वास कर लिया। उसने पूरे 5 साल उससे नफरत की, यहां तक कि उसकी मौत की खबर सुनकर भी उसने कहा था, अगर वो मर भी गया हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। कितने भयानक शब्द थे वो। उसने एक नया छोटा भाई अडॉप्ट कर लिया, जैसे हुओ नियान की छोड़ी हुई खाली जगह को किसी और से भर सकती हो। लेकिन उसने कभी सच में यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि उस समय हुआनियन इतना अडिग क्यों था। पछतावा और गिल्ट की एक विशाल लहर उस पर टूट पड़ी। उसे उनकी आखिरी फोन कॉल याद आ गई। हुआनियन रोना रोकते हुए बोला था, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब खुश हो? मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। फिर उसने कहा था, हुओ वानतोंग, तुम्हारे पास सच में दिल नहीं है। और फिर उसने बेरहमी से फोन काट दिया था और उसे ब्लॉक कर दिया था। उस समय ये बातें सुनकर उसे कितना दर्द हुआ होगा। क्या वो उस वक्त फिर खून खांस रहा था? क्या वो चांग शून को सीने से लगाए बेकाबू होकर रो रहा था? इतने सालों से दबा हुआ दर्द आखिर उसके गले को चीरते हुए एक दर्दनाक चीख बनकर बाहर निकल आया। हुआओ वान तोन अब खुद को संभाल नहीं पाई। वो कुर्सी से फिसलकर सीधे कारपेट पर गिर गई। खोए हुए बच्चे की तरह खुद को समेटकर वो जोर जोर से रोने लगी। उस रोने में सिर्फ निराशा थी, खुद से नफरत थी और ऐसा दर्द था जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। वो जमीन पर बार बार मुक्के मार रही थी। उसके नाखून महंगे कारपेट में ठांसने लगे थे। मैं उसे बचा सकती थी, मैं उसे पहचान सकती थी, मैंने उसे पहचाना क्यों नहीं? यही ख्याल बार बार उसकी समझ को खा रहा था। उस दिन साइकोलॉजिकल क्लिनिक के बाहर मास्क और हैट पहने वो दुबला पतला पेपाराजी जैसा लड़का उसका नियन नियन था। वो बस उसे देख रहा था और उसने ठंडेपन से नजरें फेर ली थीं। काश उस दिन वो रुक जाती। काश वो उसके पास जाकर सिर्फ एक बार पूछ लेती। लेकिन जिंदगी में काश जैसी कोई चीज नहीं होती। ऑफिस के बाहर लिनयी और कई सेक्रेटरीज उसकी टूटकर रोने की आवाज सुन रहे थे। सबने एक दूसरे को बेबसी से देखा। उनकी आंखों में चिंता और सिंपथी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। सब जानते थे कि प्रेसिडेंट हुओ को इस दर्द को बाहर निकालना जरूरी था। उसे इस खून जैसे कड़वे सच का सामना करना ही था। हुओ वानतोन को नहीं पता वो कितनी देर तक रोती रही, जब तक उसकी आवाज बैठ नहीं गई और आंसू जैसे खत्म नहीं हो गए। आखिर में बस उसके शरीर की कंपकंपी और टूटी हुई सिसकियां बची थीं। फर्श पर गिरी हुई वो छत के खूबसूरत शैंडलियर को खाली नजरों से देखती रही, जैसे पूरी दुनिया से रंग खत्म हो गया हो। अगले दिन हुओ वानतोंग ऑफिस नहीं गई। जरूरी काम निपटाने के बाद लिन यी चिंता में शाम को उसकी विला पहुंचा। उसने स्पेयर की से दरवाजा खोला तो तेज शराब की बदबू आई।
लिविंग रूम पूरी तरह बिखरा हुआ था। हर तरफ खाली शराब की बॉटल्स पड़ी थीं। हुओ वानतोंग अब भी कल वाला बिजनेस सूट पहने सोफा के कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और सूजी हुई थीं। चेहरे पर सूखे आंसुओं के निशान थे, लेकिन उसके हाथों में उस डायरी की कॉपी अब भी कस कर पकड़ी हुई थी। प्रेसिडेंट हुओ, लिनी सावधानी से उसके पास गया। हुआओ वानतोंग ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजरें धुंधली थीं। काफी देर बाद उसने लिनयी को पहचाना। लिनयी। उसकी आवाज इतनी बैठ चुकी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। क्या वो मुझसे नफरत करता था? क्या आखिर में वो मुझसे नफरत करने लगा था? लिनयी का दिल भर आया। वो नीचे बैठ गया और धीरे से उसके हाथ से खाली बॉटल ले ली। प्रेसिडेंट हुओ, डायरी के हिसाब से मिस्टर हुओ न्यान ने कभी आपसे नफरत नहीं की। आखिरी पल तक वो सिर्फ आपको खुश देखना चाहता था। खुश? हुओ वानतोंग कड़वी हंसी हंसी। मैंने उसे खो दिया, मुझे खुश रहने का क्या हक है? उसने फिर शराब उठाने की कोशिश की, लेकिन लिन यी ने उसका हाथ रोक लिया। प्रेसिडेंट हुओ, आप ऐसे नहीं चल सकती। अगर मिस्टर हुआओ नियन आपको खुद को इस तरह बर्बाद करते देखेंगे तो उन्हें भी शांति नहीं मिलेगी। शांति? हुआओ वानतोंग बुदबुदाई और उसकी आंखों से फिर आंसू निकल आए। उसे दर्द से बहुत डर लगता था। वो अकेले मरते वक्त कितना डरा होगा। चैंग शुन भी उसके साथ नहीं था। आखिरी समय में वो सिर्फ वो बेयर पकड़े हुए था जो मॉम ने दिया था। वो आगे बोल ही नहीं पाई, बस चुपचाप रोती रही। बहुत मुश्किल से लिनयी उसे बेड तक ले गया। उसे पानी पिलाया और सोने की कोशिश करवाई, लेकिन सोते हुए भी उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। लिनयी ने गहरी सांस ली। उसे पता था वो वानतोंग को समय चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसे ही रही तो कंपनी का क्या होगा और उसकी खुद की सेहत का क्या होगा? अगले कुछ दिनों में हुओ वानतोंग पूरी तरह बदल गई। उसने कंपनी जाना बंद कर दिया, बिजनेस संभालने से मना कर दिया और खुद को विला में बंद कर लिया। उसके साथ बस शराब की बॉटल्स थीं। वो शराब में खुद को सुन्न करना चाहती थी, लेकिन नशे में हुओ नियन की यादें और साफ हो जाती थीं। बचपन का हुओ नियन जो उसके पीछे पीछे घूमता था और धीरे से उसे सिस्टर बुलाता था। उसकी टीनेज रिबेलियन वाली ऑकवर्ड उम्र, और आखिर में वो दुबली परछाई जो अंधेरे में पप्पी की बॉडी पकड़े रो रही थी। जिस अडॉप्टेड भाई हुओ यू को उसने नाम के लिए अपनाया था, उसने विदेश से वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर वो चेहरा देखकर जो थोड़ा नियन नियन जैसा लगता था, लेकिन उसकी दौलत से सजाया गया था, हुओ वांटोंग को अचानक घिन और गिल्ट महसूस हुआ। वो क्या कर रही थी? क्या वो एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी? ये हुओ यू के साथ भी गलत था, और नियान नियान के लिए तो और भी बड़ा अपमान। स्क्रीन के दूसरी तरफ हुओ यू की चिंतित शक्ल देखकर वो अचानक बेकाबू होकर चिल्ला पड़ी। हुओ यू डरकर चुप हो गया। कुछ ही समय बाद उसने हुआओ यू को एक बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल विदेश भेज दिया और उसके नाम एक बड़ा ट्रस्ट फंड सेट कर दिया, जिससे वो पूरी जिंदगी आराम से जी सके। उसने हुआओ यू को ईमेल में सिर्फ एक लाइन लिखी, आई एम सॉरी, मैं अच्छी बहन नहीं हूं, अपनी जिंदगी खुद जियो। उसने उस रिप्लेसमेंट से सारे रिश्ते खत्म कर दिए, जैसे ऐसा करने से अपने असली भाई का कर्ज थोड़ा कम कर सके। कंपनी का बिजनेस तेजी से गिरने लगा और शेयर होल्डर्स शिकायतों से भर गए। मीडिया ने भी खबरें चलानी शुरू कर दी कि प्रेसिडेंट हुआ पर्सनल रीजंस की वजह से मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो गई है। लिन ये पूरी तरह परेशान था, लेकिन वो हुओ वान तोंग को नहीं जगा पा रहा था, जो गिल्ट और दर्द में डूब चुकी थी। फिर एक रात सब बदल गया। हुओ वान तोंग फिर से लिविंग रूम के कारपेट पर शराब पीकर बेहोश पड़ी थी। आधी नींद में उसे लगा कि हुआओ नियन उसके सामने खड़ा है। उसने साफ सफेद शर्ट पहनी हुई थी और उसकी मुस्कान पहले जैसी गर्म और चमकदार थी। उसके पैरों के पास क्रीम कलर का छोटा डॉग चांगशून अपनी टेल हिलाता हुआ खड़ा था। सिस्टर, उस परछाई ने धीरे से कहा, खुद को इतना मत सताओ, ठीक है? हुओ न्यान हुओ वंटोंग ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ हवा आई। आंसू तुरंत उसकी आंखों में भर गए। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत माफ कर दो। बहन गलत थी, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। उस परछाई की मुस्कान अब भी गर्मजोशी भरी थी। आज अपनी बहन को इतना सफल देखकर मैं सच में बहुत खुश हूं और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सिस्टर, मेरी हिस्से की जिंदगी भी तुम जीना, अच्छी तरह जीना, खुश रहना, ठीक है? यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। नियान निया हुआवांतोंग बेकाबू होकर रोने लगी। मुझसे वादा करो सिस्टर,
उस परछाई का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा और उसकी आवाज दूर जाती हुई लगने लगी। मैं वादा करती हूं, सिस्टर तुमसे वादा करती है। हुआओ वानतोंग चीखते हुए अचानक कारपेट से उठकर बैठ गई। लिविंग रूम पूरी तरह खाली था। सिर्फ खिड़की से आती चांदनी थी। वहां हुआओ न्यान का कोई निशान नहीं था, लेकिन वो सपना बेहद साफ था और नियान नियन की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। एक बार फिर दुख की भारी लहर उस पर टूटी, लेकिन इस बार उस दुख के बीच एक हल्की मगर मजबूत ताकत भी थी। हाँ, नियन नियन आखिरी पल तक उसे खुश देखना चाहता था। अगर वो खुद को ऐसे ही बर्बाद करती रही तो ऊपर से नियन नियन कितना दुखी होगा। वो नियन नियन को निराश नहीं कर सकती थी और ना ही उसके सैक्रिफाइस को बेकार जाने दे सकती थी। अगली सुबह जब लिन यी फिर चिंता में विला पहुंचा तो वो हैरान रह गया। हुआ वानतोंग पहले से जाग चुकी थी। उसने नहा लिया था और साफ कपड़े पहन लिए थे। उसका चेहरा अब भी पीला और थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब खाली और बेजान नहीं थीं। उनमें एक कठोर साफपन और दृढ़ निश्चय था। हुआ वंतोंग की आवाज अब भी बैठी हुई थी, लेकिन बहुत शांत थी। लिन, ये मेरे लिए सबसे अच्छे प्राइवेट डॉक्टर से कांटेक्ट करो। मुझे पूरा बॉडी चेकअप चाहिए और आज दोपहर बोर्ड मेंबर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज करो। मिस हुओ, आप मैं ठीक हूं। हवाओ वानतोंग ने उसकी बात काट दी और खिड़की के बाहर चमकती धूप को देखते हुए बोली, या यूं कहो, मुझे ठीक होना ही होगा, नियन नियन के लिए और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। हैरान कर देने वाली इच्छा शक्ति के साथ हुआओ वानतोंग ने खुद को फिर से बनाना शुरू किया। उसने डॉक्टर्स का पूरा साथ दिया, शराब छोड़ दी, खुद को खाने और सोने के लिए मजबूर किया और धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में वापस आने लगी। वो फिर से काम में डूब गई और पहले से भी ज्यादा सख्ती और एफिशिएंसी के साथ कंपनी संभालने लगी। उसने जल्दी ही कंपनी के गिरते हालात को संभाल लिया, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वो समझ रहे थे कि पहले वाली वो अब नहीं रही। उसके अंदर जो थोड़ी बहुत गर्माहट थी वो भी खत्म हो चुकी थी। अब वो एक ठंडी, सटीक वर्किंग मशीन जैसी बन गई थी, जैसे अंतहीन काम ही उसके दिल के खालीपन को भर सकता था। लेकिन काम के बाहर उसने एक सीक्रेट और मुश्किल मिशन शुरू किया। वो हुओनियन की जिंदगी के आखिरी दिनों का हर निशान ढूंढना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि उन 5 महीनों में जब वो उसके साथ नहीं थी, उसने कैसे जिंदगी काटी। सबसे पहले उसने लिन यी की मदद से श्यायांग को ढूंढा, वही लड़की जिसने ऑनलाइन पोस्ट किया था। एक शांत कफे के प्राइवेट रूम में हुओ वांतोंग की मुलाकात उस लड़की से हुई जिसकी पर्सनैलिटी में सड़क पर जीने वाली मजबूती थी। श्यायांग ने उसे देखा तो उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे, सिंपैथी, शिकायत और थोड़ी राहत। मिस वो, आप आखिरकार आ ही गईं। श्यायांग ने आह भरी। मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन आपके असिस्टेंट ने मुझे रोक दिया। मुझे लगा था कि अब आपको सच में नियन नियन की परवाह नहीं है। मुझे परवाह है। वो वानतोंग की आवाज धीमी थी और उसमें हल्की कंपी थी। मैं बस अंधी थी, बेवकूफ थी। कृपया मुझे नियन नियन के बारे में सब कुछ बताओ। श्या यांग ने उसके सामने बैठी इस ताकतवर दिखने वाली औरत की आंखों में छुपा अंतहीन दुख देखा और उसका दिल पिघल गया। उसने उस गंदे मोटेल से कहानी शुरू की। उसने बताया कि नियन नियन कितना मासूम और जिद्दी था, कैसे वो खून खांसता था लेकिन हॉस्पिटल जाने से मना कर देता था, कैसे उसने जबरदस्ती सच उगलवाया कि उसे टर्मिनल इलनेस है, कैसे उसने अपनी सारी सेविंग्स उसके इलाज के लिए निकाल दी थी। वो बहुत समझदार था, इतना समझदार कि दिल टूट जाता था। श्यायांग की आंखें लाल हो गईं। वो बार बार कहता था कि वो मुझ पर बोझ नहीं बन सकता। कहता था कि मैं बहुत मुश्किल से पैसे कमाती हूं और मुझे अपनी ऑटो रिपेयर शॉप खोलने के लिए बचत करनी चाहिए। जब वो गया तो वो सिर्फ कुछ कपड़े और वो पुराना टेडी बियर लेकर गया था। उसके बाद मैंने उसे बहुत ढूंढा, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, पुलों के नीचे, हर जगह जहां वो हो सकता था, लेकिन शहर बहुत बड़ा था, मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। श्यायांग की आवाज फर्रा गई। काश मैंने उस पर और ध्यान दिया होता, काश मैं उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती। हुओ वानतोंग चुपचाप सुनती रही। उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस चुके थे। जब वो उससे नफरत करने में व्यस्त थी, तब एक पूरी तरह अजनबी लड़की उसके भाई को थोड़ी सी गर्माहट और सहारा दे रही थी और उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह भटक रही थी। लेकिन वो, उसकी अपनी सगी बहन, कुछ भी नहीं कर पाई। हवाओ वानतोंग ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, थैंक यू श्यायांग।
उसके सबसे मुश्किल समय में उसका साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो या किसी मदद की जरूरत हो तो बस बता देना। शिया यांग ने सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने वो पोस्ट किसी फायदे के लिए नहीं किया था। मैं बस चाहती थी कि दुनिया जाने कि नियन नियन अच्छा बच्चा था। वो गलत समझे जाने के लायक नहीं था। मिस वो, अगर आप सच में उसके लिए कुछ करना चाहती हैं तो बस अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। उसकी मौत को बेकार मत जाने दो। शिया यांग की बातें बिल्कुल उसी तरह थीं जैसे नियन नियन ने उसके सपने में कहा था, और वो सीधे उसके दिल पर लगी। कैफे से निकलने के बाद हुआओ वान तोंग श्यांग यांग के दिए क्लूज के आधार पर उस अर्बन विलेज पहुंची। कई साल गुजर चुके थे। वो जगह अब तोड़कर एक नया शॉपिंग मॉल बना दिया गया था। वो भीड़-भाड़ वाले इंटरसेक्शन पर खड़ी होकर सोचने लगी कि नियन नियन ने यहाँ कैसे स्ट्रगल किया होगा, कैसे वो उस क्रीपी बूढ़े आदमी से बचता होगा, और कैसे कुछ दर्जन युआन कमाकर खुश हो जाता होगा। उसके सीने में दर्द उठने लगा। वो सुपरमार्केट गई, वेट मार्केट गई जिनका डायरी में जिक्र था, यहां तक कि उस पेट हॉस्पिटल भी पहुंची। पेट हॉस्पिटल का मैनेजर अब भी वही था। हुओ वानटोंग ने अपने फोन में सेव हुओ नियन की एक फोटो दिखाई जिसमें वो 17 साल की उम्र में बेफिक्र मुस्कुरा रहा था। मैनेजर ने बहुत देर तक फोटो देखी और फिर सिर हिला दिया। हम हर दिन बहुत सारे बीमार पेट्स देखते हैं, मुझे वो याद नहीं। लेकिन हुओ वनतोंग ने हार नहीं मानी। उसने चांग शुन का डिस्क्रिप्शन दिया। छोटा बेज कलर का डॉग जिसके पैर में चोट थी। मैनेजर ने भौहें सिकोड़कर काफी देर सोचा। उसे कुछ हल्का सा याद आया। हाँ, थोड़ा याद आ रहा है लेकिन डिटेल्स याद नहीं। हुओ वानतोंग फिर भी नहीं रुकी। अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उसने उस लोकल पुलिस ऑफिसर को ढूंढ निकाला जिसने उस समय हुओ नियन का केस संभाला था। वो बूढ़ा ऑफिसर रिटायरमेंट के करीब था, लेकिन उसे ये केस आज भी साफ याद था। वो बूढ़ा ऑफिसर हुओ वानतोंग को नदी किनारे उस छोटे जंगल में ले गया जहां हुओ नियन की बॉडी मिली थी। उसने नदी के पास खड़े एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और आह भरते हुए कहा, वो बच्चा सच में बहुत बेचारगी भरी हालत में था। उसे देखकर दिल टूट जाता था। वो यहीं था, बिल्कुल शांत, जैसे बस सो गया हो। हमने बहुत इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन फाउल प्ले का कोई सबूत नहीं मिला। हमने उसकी डायरी भी पढ़ी थी। ये साफ सुइसाइड था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस वो स्टफ्ड टॉय, वो डायरी और थोड़े से छुट्टे पैसे। हमने नियम के मुताबिक उसके परिवार को ढूंढने के लिए नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन कोई उसे लेने नहीं आया। बूढ़े ऑफिसर ने हुओ वनतोंग की तरफ देखा और अपनी बाकी बात निकल गया। हुओ वानतोंग उस पेड़ के नीचे खड़ी रही। शुरुआती गर्मियों की हवा बह रही थी। पत्ते सरसराने लगे। पेड़ों की शाखाओं के बीच से धूप छनकर जमीन पर पड़ रही थी। वहां बहुत शांति थी, सिर्फ बहते पानी की आवाज थी। नियन नियन ने अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए यही जगह चुनी थी। क्या इसलिए क्योंकि उसे यहां मॉम और डैड के करीब महसूस होता था? अपनी आखिरी सांसों में इन शांत जंगलों को देखते हुए वो क्या सोच रहा होगा? क्या उसे बचपन याद आ रहा होगा, वो दिन जब मॉम और डैड हमें पिकनिक पर ले जाते थे? हुओ वानटोंग धीरे से नीचे बैठ गई और पेड़ की खुरदरी छाल को सहलाने लगी, जैसे अभी भी उसे अपने भाई की बची हुई गर्माहट महसूस हो सकती हो। आंसू चुपचाप उसके चेहरे से बहकर मिट्टी में गिरते रहे। नियन नियन, तुम्हारी बहन आ गई है। माफ करना, मैं बहुत देर से आई, उसने टूटती आवाज में फुसफुसाया। आखिर में हुआओ वानतोंग अपने माता पिता की कब्र पर गई। उनके जॉइंट ग्रेव के पास उसे मिट्टी का एक छोटा सा टीला दिखा। डायरी के अनुसार वहीं चांग शून को दफनाया गया था। अब वहां हरी घास उग चुकी थी और छोटे जंगली फूल खिले हुए थे। उसने धीरे धीरे आसपास की घास साफ की और चेंगशुन की छोटी कब्र के पास खुद एक सुंदर छोटा यूरन दफनाया। उसके अंदर उसकी ओरिजिनल डायरी की राख थी। उसने एक्सपर्ट्स को हायर किया था ताकि स्पेशल टेक्निक से डायरी को साफ तरीके से राख बनाया जा सके। फिर वो राख यहां लेकर आई थी। उसने उस छोटे टीले को सहलाया और धीरे से कहा, चंगशुन, नियन नियन के आखिरी दिनों में उसके साथ रहने के लिए धन्यवाद। अब कृपया मॉम और डैड के साथ उसके पास ही रहना, ठीक है? ये सब करने के बाद हुआ वानतोंग अपने माता पिता की कब्र के सामने खड़ी हुई। टम्ब स्टोन पर उनकी दयालु तस्वीरों को देखकर उसने गहराई से 3 बार झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। मॉम, डैड, माफ कीजिए, मैं अपने भाई का ख्याल नहीं रख पाई, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं, अब से मैं नियान नियन की हिस्से की जिंदगी भी अपने साथ लेकर जीऊंगी।
मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे उसकी मौत बेकार ना जाए। शहर लौटने के बाद हवा वंतोंग ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और अनाउंस किया कि उसकी पर्सनल एसेट्स का बड़ा हिस्सा नए बने नियन चंगशंग चैरिटी फाउंडेशन में लगाया जाएगा। इस फाउंडेशन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, गरीब टीनेज कैंसर पेशेंट्स की मेडिकल एक्सपेंसेस और साइकोलॉजिकल सपोर्ट में मदद करना। दूसरा, स्ट्रे एनिमल्स को रेस्क्यू करना, उनके लिए प्रॉपर शेल्टर्स और अडॉप्शन सिस्टम बनाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार हुओ वंतोंग ने पब्लिक में अपने भाई हुओनियन के बारे में खुलकर बात की। बहुत डिटेल्स बताए बिना उसने बस इतना कहा, मेरे भाई हुओनियन को अपनी जिंदगी में अजनबियों से काइंडनेस मिली थी और उसने लाइफ की बेरहमी और दर्द भी झेला। इस फाउंडेशन को बनाने का मकसद उसकी याद को सम्मान देना है और उन लोगों की मदद करना है जो अभी भी बीमारी और मुश्किलों से लड़ रहे हैं। मैं चाहती हूं कि हर जीवन के साथ नरमी से पेश आया जाए और हर काइंडनेस आगे बढ़ती रहे। उसके एक्शंस ने बिजनेस वर्ल्ड को हिला दिया और आम लोगों को डीपली टच किया। जो लोग पहले उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे अब कहने लगे, रिस्पेक्ट टू बॉस हुओ, हमने आपको गलत समझा, सॉरी। धीरे धीरे सारे सवाल एडमिरेशन में बदल गए। लोगों को आखिर समझ आया कि ठंडी दिखने वाली प्रेसिडेंट हुओ के पीछे कितना गहरा दर्द और रिडेम्पशन छुपा था। फाउंडेशन का काम बहुत तेजी से शुरू हुआ। हुओ वानतोंग खुद प्रोजेक्ट रिव्यूज करती, हॉस्पिटल्स में बच्चों से मिलने जाती और शेल्टर्स में अडॉप्शन का इंतजार कर रहे एनिमल्स को देखने जाती। इस दौरान उसके चेहरे पर कभी कभी सच्ची और नरम मुस्कान भी दिखने लगी। उसकी आंखों का दुख कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसने दर्द के साथ जीने का तरीका ढूंढ लिया था। वो अक्सर उस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जाती जिसे उसकी फाउंडेशन सपोर्ट करती थी और वार्ड्स के बाहर बैठकर बच्चों को बीमारी से लड़ते देखती थी। एक बार हुआओ न्यान जैसी बीमारी से जूझ रहा एक छोटा बच्चा केमोथेरेपी की वजह से सारे बाल खोने के बाद भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस पल हुआओ वानतोंग को छोटे वाले न्यान न्यान की याद आ गई। वो उसके पास गई, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल मॉडल गिफ्ट किया। उस बच्चे की खुश मुस्कान ने उसके जमे हुए दिल में गर्माहट की लहर पैदा कर दी। उसने श्यायांग की भी फिर मदद करनी चाहिए। वो उसके लिए ऑटो रिपेयर शॉप खोलने में इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी ताकि उसका सपना पूरा हो सके। लेकिन श्यायांग ने फिर मना कर दिया। बॉस हुओ, आपकी काइंडनेस की मैं कद्र करती हूँ, श्यायांग खुलकर मुस्कुराई, लेकिन मैं अपने हाथों से पैसे कमाना चाहती हूँ। वैसे भी अब मैं फाउंडेशन में वॉलंटियर करती हूँ और स्ट्रे एनिमल रेस्क्यू को नर्डिनेट करने में मदद करती हूँ। मुझे ये काफ़ी मीनिंगफुल लगता है। शायद नियन नियन भी यही देखना चाहता। हम सब अपनी अपनी तरह से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हुओ वानतोंग ने उसे मजबूर नहीं किया। उसने श्या यांग के फैसले की इज्जत की और किस्मत का शुक्रिया किया कि उसके भाई को आखिरी समय में ऐसा सच्चा दोस्त मिला। वो हमेशा कहता था कि सोए सॉस में डुबोकर खाया हुआ स्टीम्ड बन किसी फीस्ट से कम नहीं होता। श्या यांग ने खिड़की के बाहर देखते हुए शांत आवाज में कहा, असल में मुझे पता था कि वो बस बहुत भूखा था और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब भी वो ये बात कहता था, उसकी आंखें चमकने लगती थीं, जैसे वो सच में कोई रॉयल फीस्ट खा रहा हो। वो वानतोंग चुपचाप सुनती रही। उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए थे और वो मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रही थी। ये बातें डायरी के शब्दों से भी ज्यादा असली थीं और कहीं ज्यादा दर्दनाक भी। हर बात उसके दिल को चीर रही थी। अब वो सब जान चुकी थी। उसे पता था कैसे न्यान न्यान सर्दियों में ठंडे पानी के साथ बंस खाता था, कैसे वो दर्द से बिस्तर के कोने में कांपता था लेकिन आवाज से नहीं करता था, और कैसे चंगशुन उसके सबसे बुरे पलों में अपनी गीली जीभ से उसके आंसू साफ करता था। फिर उसने श्या यांग से उस अर्बन विलेज का एड्रेस मांगा जहां नियन नियन रहा करता था। हालांकि वो अर्बन विलेज बहुत पहले तोड़ा जा चुका था और उसकी जगह अब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन चुकी थीं। फिर भी हुआ वानतोंग अक्सर खुद गाड़ी चलाकर वहां जाती थी। वो सड़क किनारे गाड़ी पार्क करती और बस उन नई इमारतों को घूरती रहती, ये सोचते हुए कि उसका भाई अपनी बीमार बॉडी को घसीटते हुए यहाँ कैसे जिया होगा और कैसे उसने हार नहीं मानी होगी। वो अब भी कंपनी के काम बहुत व्यवस्थित तरीके से संभालती थी, लेकिन पहले जैसी पागलों वाली महत्वाकांक्षा अब काफी कम हो चुकी थी। उसने अपनी पावर्स डेलीगेट करनी शुरू कर दी और पहले की तरह हर छोटी चीज
खुद कंट्रोल नहीं करती थी। बाहर के लोग कहते थे कि अपने भाई की मौत के बाद प्रेसिडेंट हुओ ने सब कुछ छोड़कर चैरिटी को अपनी जिंदगी बना लिया। लेकिन सिर्फ उसका असिस्टेंट लिन ये जानता था कि हुओ वानतोन के दिल को अब तक सच्ची शांति नहीं मिली थी। उसके स्टडी रूम में डायरी की फोटोकॉपी के किनारे घिस चुके थे। उसके पास लिवर कैंसर ट्रीटमेंट, हॉस्पिस केयर और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन से जुड़ी डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा ढेर रखा था, जैसे वो एक बहुत लंबी रिसर्च कर रही हो। और उसका सब्जेक्ट उसका वही भाई था जिसके लिए उसके दिल में अंतहीन गिल्ट था, जैसे वो अपने दिमाग में उस अतीत को बार बार बदलने की कोशिश कर रही हो जिसे बदला ही नहीं जा सकता। समय बहुत तेजी से बीत गया। देखते ही देखते वो डायरी लाइव स्ट्रीम, जिसने पूरे देश को हिला दिया था, 3 साल पुरानी बात बन गई। नियन चंगशंग फाउंडेशन ने हजारों फैमिलीज की मदद की। वो वांतों को इस दौरान कई सम्मान भी मिले। एक बारिश भरी दोपहर उसे एक कॉल आया। ये कॉल सैनिटोरियम से था। हुओयू का, उसका अडॉप्टेड भाई, जो विदेश से फोन कर रहा था। फोन पर हुओयू की आवाज हिचकिचाती और चिंतित थी। सिस्टर, विदेश वाले घर में आपके पुराने सामान को सॉर्ट करते हुए मुझे एक बहुत छुपा हुआ फोटो एल्बम मिला। उसमें हुओ नियन की बचपन की बहुत सारी फोटोज हैं और आपकी टीनेज डायरी के कुछ पेजेस भी हैं जिन्हें किसी ने कभी नहीं देखा। मैंने उन्हें पढ़ा और मुझे कुछ ऐसी बातें पता चलीं जो शायद आप भी भूल चुकी हैं। ये मॉम और डैड की मौत से ठीक पहले की बातों के बारे में है, कुछ धुंधले लेकिन जानबूझकर दबाए गए सच। फोन पकड़ते हुए हुआओ वानतोन का हाथ हल्का कांप गया। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और माहौल बेचैन कर रहा था। उसने हुआओ यू से कहा कि वो सारी चीजें उसे भेज दे। कुछ दिनों बाद पैकेज आ गया। फोटो एल्बम के साथ कुछ पीले पड़े पेजेस भी थे। ये हुओ वानटोंग की टीनेज नोट्स थीं। उसकी हैंडराइटिंग बिखरी हुई थी, जिससे साफ था कि उस समय वो बहुत इमोशनल थी। उसमें लिखा था कि मॉम और डैड के कार एक्सीडेंट से एक रात पहले घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़ा कंपनी के एक बड़े डिसीजन को लेकर था। उसके फादर रिस्की गैम्बल लेना चाहते थे और उसकी मदर उनका सपोर्ट कर रही थी, लेकिन टीनेज हुओ वानटोंग इसका जोरदार विरोध कर रही थी। आप लोग ऐसे हम सबको बर्बाद कर दोगे। उसकी डायरी गुस्से, डर और रिजेंटमेंट से भरी हुई थी। आखिरी लाइन थी, अगर ये फैमिली कभी टूट गई तो पूरी गलती उन्हीं की होगी। समय के नीचे दबे ये शब्द जंग लगी चाबी की तरह थे, जिन्होंने हुआओ वानतोन की यादों के बंद दरवाजे को जबरदस्ती खोल दिया। वो अपनी चेयर पर गिर पड़ी और ठंडे पसीने से भीग गई। उसे आखिरकार याद आ गया, जिस दिन उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, वो पिछली रात हुए झगड़े की वजह से इतनी नाराज थी कि उन्हें विदा करने तक नहीं गई थी। और इतने सालों तक गहरे दुख और गिल्ट ने उसे इस मेमोरी को दबाने पर मजबूर कर दिया। उसे सिर्फ ये याद था कि उसके पेरेंट्स उससे कितना प्यार करते थे और वो खुद कितनी हेल्पलेस थी। तो जब नियन नियन अपनी बीमारी झेल रहा था, मेरे सबकॉन्शियस में मॉम और डैड की मौत का गिल्ट भी दबा हुआ था। मैं हमेशा सोचती रही कि नियन नियन का जाना मेरी निकम्मी होने की सजा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये शायद उन कठोर शब्दों की भी सजा हो सकती है जो मैंने उस रात कहे थे। ये नया गिल्ट उसे लगभग पूरी तरह तोड़ गया। उसने खुद को पूरे 2 दिन स्टडी रूम में बंद रखा। जब वो बाहर निकली तो उसने लिनयी से कहा, लिनयी, मैं नियन नियन, चंगशुन और मॉम डैड से मिलने जाना चाहती हूँ। कब्रिस्तान में नियन नियन और चंगशुन की जॉइंट ग्रेव उसके माता पिता की कब्र के पास ही थी। ये बाद में उसी ने अरेंज कराया था। फोटो में लड़का अब भी पहले की तरह चमकती मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। चंगशुन उसके पैरों के पास आज्ञाकारी तरीके से बैठा था। हुओ वनतोंग ने ब्लैक ट्रेंच कोट पहना हुआ था और वो बारिश में बिना छतरी के खड़ी थी। वो टूम्बस्टोन की फोटो को बहुत देर तक देखती रही, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई। वो रोई नहीं। उसने बस अपनी उंगलियों से फोटो पर गिरी बारिश की बूंदों को धीरे से साफ किया। नियान नियन, मुझे लगता है अब मैं कुछ समझ पाई हूं। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें खो दिया। लेकिन अब लगता है हमारी फैमिली की किस्मत बहुत पहले ही मुश्किल रास्ते पर चली गई थी। डैड का रिस्क लेना, मॉम का उनका साथ देना, मेरा उस समय बहुत जिद्दी होना, और फिर तुम्हारी बदकिस्मत बीमारी, ये सब मिलकर यहां तक पहुंचा। उसकी आवाज कांप गई। तुम्हारी सिस्टर गलत थी, बहुत गलत। मैं गलत थी क्योंकि मैंने बचपन में वो भयानक बातें कही। मैं गलत थी क्योंकि इतने सालों तक खुद को साबित करने में लगी रही
और तुम्हारी एक्टिंग को समझ नहीं पाई। मैं गलत थी क्योंकि सच जानने के बाद मैंने खुद को ही सजा दी और लगभग तुम्हारी आखिरी इच्छा भूल गई। तुम चाहते थे कि मैं पूरी जिंदगी खुश रहूं। पहले मुझे लगता था यह नामुमकिन है। तुम्हारे बिना मैं खुश कैसे रह सकती हूं? ये कहकर वो रुक गई। बारिश का पानी उसके बालों से बहता हुआ उसके आंसुओं में मिल गया। लेकिन अब मैं कोशिश करना चाहती हूं। मैं तुम्हारे लिए ये सब जारी रखूंगी। मैं नियन चंगशंग फाउंडेशन के जरिए तुम्हारे जैसे और बच्चों की मदद करूंगी। मैं कंपनी को अच्छे से चलाऊंगी और उसे ऐसी जगह बनाऊंगी जो और लोगों की मदद करे। मैं अपनी मौजूदा जिंदगी को भी सच में एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगी, जिसमें हुओ यू भी शामिल है। उस बच्चे की जिंदगी भी आसान नहीं रही। नियन नियन, शायद मैं खुद को कभी पूरी तरह माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूं, अब मैं अतीत में दफन होकर नहीं जीऊंगी। मैं तुम्हारी याद को अपने साथ लेकर ईमानदारी से अच्छी जिंदगी जीऊंगी। शायद तुम भी यही देखना चाहते हो, है ना? वो झुक गई और अपना माथा ठंडे टूम्बस्टोन से लगा दिया, जैसे जिंदगी और मौत के उस पार से कोई जवाब महसूस करना चाहती हो। धीरे धीरे बारिश रुक गई। बादलों के बीच से धूप की एक हल्की किरण निकली और कब्रिस्तान पर पड़ी, ठीक उन सफेद क्राइसेंथेमम्स पर जो वो अब भी रख कर गई थी। फूलों पर जमी पानी की बूंदें चमकने लगीं। हुओ वानतोन खड़ी हुई, अपने भाई की फोटो को आखिरी बार देखा, फिर मुड़कर चल दी। उसके कदम आते वक्त जितने भारी थे, अब उतने नहीं थे। वो अब भी धीमे थे, लेकिन उनमें पहले से ज्यादा स्थिरता थी। कब्रिस्तान के पास पाइन ट्रीज के बीच से हवा गुजरी और धीमी सरसराहट हुई, जैसे कोई आ हो या फिर राहत की फुसफुसाहट। लगता है कहानी यहीं खत्म हो सकती थी। माफी, रिडेम्पशन और घावों के बावजूद आगे बढ़ते रहने की कहानी। हुओ वानतोंग की जिंदगी आखिरकार अपने सबसे दर्दनाक और दुखद चैप्टर को पार कर चुकी थी और अब उसने अपनी जिंदगी का नया चैप्टर लिखना शुरू कर दिया था। उस चैप्टर में शायद अब भी गहरी यादें और तड़प होती, लेकिन धीरे धीरे उसमें उसकी अपनी शांति की रोशनी भी आने लगी। हुआओ वानतोन की लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी। वो अब भी बहुत बिजी रहती थी, लेकिन अब वो खुद को सजा देने वाली पागलों जैसी भाग दौड़ नहीं रही। उसने रेगुलर थेरेपी लेना शुरू किया ताकि वो अपने पेरेंट्स की मौत, हुओ नियन को लेकर अपनी ओवर प्रोटेक्टिवनेस और बाद में हुए गिल्ट जैसी गहरी इमोशंस का सामना कर सके। ये प्रोसेस आसान नहीं था। इसमें इंसोम्निया, मूड स्विंग्स और कई इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी थे, लेकिन उसने सब झेला। हुओयू के साथ उसका रिश्ता भी एक नए मोड़ पर पहुंचा। पुराना फोटो एल्बम और डायरी पेजेस मिलने के बाद उसने खुद हुओयू को एक लंबी ओवरसीज कॉल की। उसने पुरानी उलझनों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। उसने बस उसे दिल से थैंक यू कहा, क्योंकि उसी ने उसे उसकी भूली हुई सच्चाई का एक हिस्सा वापस दिया था। उसने हुओयू से कहा कि अब वो समझती है कि उसने कितनी दूरी और इनसिक्योरिटी महसूस की होगी। उसने साफ कहा कि खून का रिश्ता हो या ना हो, अब वो फैमिली हैं और वो उसके साथ एक सच्चा रिश्ता बनाना चाहती है। अपना ख्याल रखना, सिस। नियन चंगशंग फाउंडेशन उसकी लगातार इन्वेस्टमेंट और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ और बड़ा होता गया। अब वो सिर्फ फाइनेंशियल एड से संतुष्ट नहीं थी। उसने प्रोफेशनल मेडिकल सोशल वर्कर्स की टीम्स बनानी शुरू की ताकि बेनिफिशियरीज को साइकोलॉजिकल सपोर्ट और हॉस्पिस केयर भी मिल सके। फाउंडेशन की एक एनुअल डिनर इवेंट में एक यंग लड़की, जिसकी मदद फाउंडेशन ने की थी, उसका हाथ पकड़कर रो पड़ी। आंटी हो, आपका और ब्रदर हुओ नियन का धन्यवाद। आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी। उस पल हुआओ वानतोन के दिल में सिर्फ संतुष्टि नहीं आई, बल्कि एक अजीब सी शांति आई, जैसे नियन नियन किसी और तरीके से अब भी जिंदा हो। वो अब भी कब्रिस्तान जाती थी, लेकिन अब हर बार दुख में टूट नहीं जाती थी। कभी वो नियन नियन के पसंदीदा सनफ्लावर्स लेकर जाती, कभी बस चुपचाप बैठकर फाउंडेशन की अपडेट्स बताती, कभी कंपनी की प्रॉब्लम्स की शिकायत करती, ठीक वैसे जैसे उसका भाई अब भी सुन रहा हो। एक बार तो उसने चंगशुन की छोटी कब्र पर एक नया टॉय भी रखा और मुस्कुराकर कहा, चंगशुन, उसका ध्यान रखना। समय फिर तेजी से बीता। 2 और साल गुजर गए। एक बिजनेस फोरम खत्म होने के बाद होटल लॉबी में हुओ वानतोंग की मुलाकात अचानक रिपोर्टर लिन से हुई। वही रिपोर्टर जिसने सबसे पहले डायरी ढूंढी थी और लाइव स्ट्रीम होस्ट किया था। अब रिपोर्टर लिन मीडिया इंडस्ट्री का बहुत रिस्पेक्टेड चेहरा बन चुका था और उसके बालों में हल्की सफेदी आ चुकी थी। उसने मुस्कुराकर हिवा वंतोंग का अभिवादन किया।
प्रेसिडेंट हुआ बहुत समय हो गया। हिवा वंतोंग ने शांत स्वर में जवाब दिया। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, रिपोर्टर लिन। दोनों होटल कैफे में बैठ गए। थोड़ी फॉर्मल बातों के बाद रिपोर्टर लिन ने हिचकिचाते हुए पूछा, प्रेसिडेंट हुओ, क्या आप इन सालों में ठीक रही? हुआओ वनटोंग ने कॉफी को धीरे धीरे हिलाते हुए बाहर की भीड़ भाड़ भरी सड़क की तरफ देखा और बोली, पूरी तरह ठीक नहीं, लेकिन पूरी तरह बुरी भी नहीं। मैंने खुद के साथ शांति बनाना सीख लिया है और अपने अतीत के साथ जीना भी। शायद यही बड़ा होना कहलाता है। बस इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उस डायरी ने बहुत लोगों को बदला, मुझे भी। उसने मुझे लाइफ की फ्रैग्रिलिटी और फैमिली बॉन्ड्स का वेट समझाया। मैं हमेशा आपको फॉर्मली थैंक यू कहना चाहती थी, रिपोर्टर लिन ने धीरे से कहा, और मैं आपसे माफी मांगना चाहता था उस तरह सच सामने लाने के लिए। हो वानतोंग ने सिर हिलाया। नहीं, थैंक यू मुझे कहना चाहिए। आपने नियन नियन की आखिरी आवाज मुझ तक पहुंचाई। वो प्रोसेस बहुत दर्दनाक था, लेकिन अगर वो डायरी मेरे पास नहीं आती तो शायद मैं अपनी बनाई हुई झूठी दुनिया में हमेशा जीती रहती। वो उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय होता। कुछ पल की चुप्पी के बाद रिपोर्टर लिन ने जैसे फैसला कर लिया। उसने अपने ब्रीफ केस से एक थोड़ा पुराना क्राफ्ट पेपर एनवलोप निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। हुआ वानतोंग थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। ये क्या है? रिपोर्टर लिन ने धीमी आवाज में कहा। यह हुआओ नियन की चीजों को सॉर्ट करते वक्त मिला था। डायरी के साथ रखा हुआ था। उस समय मुझे लगा टाइमिंग सही नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपने पास रखा, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसे आपको दे देना चाहिए। हुओ वानतोन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे से एनवेलप खोला। अंदर कोई लेटर नहीं था, बल्कि एक पुरानी कलर ड्राइंग थी। कागज नोटबुक से फाड़ा गया था और उसके किनारे टेढ़े मेढ़े थे। ड्राइंग में कलर्ड पेंसिल से एक सीन बनाया गया था। नीला साफ आसमान, चमकती धूप और हरी घास। पोनीटेल वाली मुस्कुराती लड़की साफ तौर पर यंग हुओ वानतोंग थी। उसने एक हाथ में छोटे हुओ नियन को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में क्रीम कलर का पप्पी चांग शून्य था। उनके पीछे मॉम और डैड खड़े थे, बहुत खुश मुस्कुराते हुए। ड्राइंग के ऊपर बाएं कोने में टेढ़ी मेढ़ी लेकिन बेहद सच्ची हैंडराइटिंग में लिखा था, माई फैमिली ऑन्थर हुओ नियन विश, आई होप माई सिस्टर इज हैप्पी फॉर एवर। ड्राइंग के पीछे और भी छोटी हैंडराइटिंग में एक लाइन लिखी थी। ये बाद में लिखी गई थी और उसकी इंक थोड़ी गहरी थी। सिस्टर, आई एम सॉरी एंड आई लव यू। हुओ वानतोन की आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। उसे लगा जैसे वो उस दुबले पतले बीमार लड़के को देख रही है, जो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में दर्द सहते हुए कांपते हाथों से एक एक लाइन बनाकर उस रियूनियन को ड्रॉ कर रहा था जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत थी, लेकिन जो उसे कभी नहीं मिल सकता था। उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ माफी और प्यार था। उसने उस पतले कागज को ऐसे कसकर पकड़ लिया जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। जब उसका एक आंसू ड्राइंग पर गिरा तो उसने घबरा कर उसे उंगली से धीरे से साफ किया, जैसे उसे डर हो कि उसके भाई की आखिरी निशानी धुंधली ना हो जाए। आंसू रोकते हुए हुआ वंतोंग ने रिपोर्टर लिन से और खुद से कहा, वो हमेशा मेरे बारे में सोचता रहा। रिपोर्टर लिन ने लाल आंखों के साथ चुपचाप सिर हिला दिया। उसी रात हुआओ वानतोंग ने उस ड्राइंग को बहुत सावधानी से फ्रेम कराया और अपनी स्टडी में डायरी की कॉपी के ठीक पास टांग दिया। वो उसके सामने बहुत देर तक खड़ी रही। आने वाले दिनों में हुओ वानतोंग अब भी बिजनेस वर्ल्ड की ताकतवर प्रेसिडेंट हुओ रहेगी और नियन चांगशिंग फाउंडेशन की मजबूत फाउंडर भी, लेकिन उसके दिल के सबसे नरम कोने में हमेशा उस 18 साल के लड़के और उसके पप्पी के लिए जगह रहेगी। उसने उन्हें भूलने की कोशिश करना छोड़ दिया था। अब उसने उन्हें हमेशा याद रखने का फैसला कर लिया था। उस भारी प्यार को अपने दिल में लेकर वो इस दुनिया में आगे बढ़ती रही, कोशिश करती रही कि वैसे जिए जैसी जिंदगी हुआओ नियन उसे जीते हुए देखना चाहता था। उसे पता था कि जिंदगी में बारिश वाले मौसम फिर आएंगे, लेकिन अपने दिल में वो अपने लिए और नियन नियन के लिए हमेशा के लिए एक गर्म छतरी खोल चुकी थी। कहानी का एंडिंग पूरी तरह हैप्पी नहीं था, लेकिन कम से कम वो एक ऐसी सच्ची कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ गया था जो घावों के बावजूद पूरी थी। होवानतोंग की जिंदगी धीरे धीरे एक नए नॉर्मल में बदल गई। माय फैमिली नाम वाली वो ड्राइंग उसके दिल के सबसे ठंडे कोने में रोशनी की छोटी किरण बन गई।
उसने दुख को खत्म नहीं किया, लेकिन उसके सेल्फ ब्लैम की धार को धीरे धीरे नरम कर दिया। उसे समझ आया कि नियन नियन उसे सिर्फ दर्द और पछतावा देकर नहीं गया था, वो उसे बेहद पवित्र प्यार और ब्लेसिंग्स देकर गया था। और यही एहसास उसे सच में आगे बढ़ने की ताकत देने लगा। उसने सिर्फ काम में डूबे रहने के बजाय अपनी लाइफ को एक्टिवली प्लान करना शुरू किया। उसने फिर से ऑयल पेंटिंग शुरू की, जो उसकी यूथ की हॉबी थी, और वीकेंड आर्ट क्लासेस ज्वाइन कर ली। स्टूडियो में टर्पेंटाइन की खुशबू और ब्रश के कैनवस पर चलने का एहसास उसे बहुत समय बाद शांति देता था। वो लैंडस्केप्स और स्टिल लाइफ पेंट करती थी, लेकिन उसने कभी लोगों की पेंटिंग्स नहीं बनाई, खासकर अपनी फैमिली की नहीं, क्योंकि माई फैमिली ड्राइंग नियन नियन की यूनिक मास्टरपीस थी और वो उसे कॉपी नहीं करना चाहती थी। हुओयू के साथ उसका रिश्ता भी बहुत नेचुरल हो गया। कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद हुओयू चाइना वापस आया, लेकिन हुओ ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। उसने अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करके एक टेक स्टार्टअप ज्वाइन किया। वो वानतोंग ने उसके फैसले की रिस्पेक्ट की। जब भी उसे करियर प्रॉब्लम्स होती, वो एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल की तरह एडवाइस देती, ऑर्डर्स नहीं। वो कभी कभी साथ डिनर करते और नॉर्मल सिबलिंग्स की तरह काम और जिंदगी की बातें करते। एक बार हुआओ यू अपनी गर्लफ्रेंड को उससे मिलाने लाया। लड़की थोड़ी नर्वस थी, लेकिन हुआओ वानतोंग ने हल्की मुस्कान के साथ उसे रेड एनवेलप दिया और कहा, एक दूसरे को समझना और साथ अच्छे से रहना। उस पल उसे लगा कि अगर नियान नियन जिंदा होता तो शायद वो भी ऐसे ही उसकी गर्लफ्रेंड से मिलती। नियन चंगशंग फाउंडेशन का इम्पैक्ट दिन ब दिन बढ़ता गया। उन्होंने देश के टॉप मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप शुरू की। अब वो लिवर कैंसर की अर्ली स्क्रीनिंग और टारगेटेड ड्रग रिसर्च को फंड कर रहे थे। हुओ वानतोंग अब सिर्फ डोनर नहीं थी, वो खुद कई प्रोजेक्ट मीटिंग्स में जाती और पेशेंट फैमिली मेंबर के पर्सपेक्टिव से सुझाव देती। एक प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग में एक यंग रिसर्चर एक्साइटेड होकर नई डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा था। ये टेक्नोलॉजी लिवर कैंसर की अर्ली डिटेक्शन रेट को 30% तक बढ़ा सकती थी। वो वानतोंग ये सुनते हुए इमोशनली भर गई। उसे याद आया कि नियन नियन जब डायग्नोस हुआ था, तब वो ऑलरेडी लास्ट स्टेज में था। उसने अपनी हथेलियों में नाखून गड़ा लिए ताकि इमोशंस कंट्रोल कर सके। अगर अगर उसके पास अर्ली डिटेक्शन का चांस होता। इसी सोच ने उसे ऐसे रिसर्च को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए और मजबूत बना दिया। समय शांति से गुजरता रहा, जब तक एक पतझड़ की दोपहर हुआओ वानतोन को सैनेटोरियम से कॉल नहीं आया। कॉल शियायांग के बारे में था। मिस शियायांग बीमार हो गई हैं, ओवरवर्क की वजह से हालत अच्छी नहीं है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। हुआओ वानतोंग ने तुरंत अपने सारे प्लान्स कैंसिल किए और उस छोटे शहर की तरफ निकल गई। डिसइंफेक्टेंट की स्मेल वाले उस हॉस्पिटल वार्ड में शियायांग पहले से बहुत पतली हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें अब भी मजबूत थीं। हुआओ वानतोंग को देखकर शियायांग हल्का मुस्कुराई। प्रेसिडेंट हुआओ, आप आ गई। हुआओ वानतोंग उसके पास बैठ गई और उसका कमजोर हाथ पकड़ लिया। मुझे प्रेसिडेंट हुओ मत कहो, बस वानतोंग कहो। शियायांग ने सिर हिलाया। आदत हो गई है, और वैसे भी आप प्रेसिडेंट हुओ ही हैं। मेरे पास शायद ज्यादा समय नहीं है। एक बात है जो मुझे आपको बतानी है। हुओ वानतोंग का दिल कस गया। बताओ। शियायांग ने खिड़की की तरफ देखा, जैसे पुरानी याद में खो गई हो। नियन नियन के मरने से पहले उसने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा था। वो डायरी में नहीं लिखा था। उस दिन उसकी हालत बहुत खराब थी, वो दर्द में था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सिस्टर यंग यांग, अगर मेरी बहन को कभी सच पता चले तो उसे मेरे लिए कहना। शियायांग थोड़ी देर रुकी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। हुओ वानतोंग ने उसे पानी देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा था, मेरी बहन ज्यादा समय तक दुखी ना रहे। उसे कोई ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जो उसका साथ दे, ताकि वो मॉम और डैड की तरफ फिर अकेली ना रह जाए। और उसे कहना कि वो हर दिन गरम खाना खाया करे। उसकी आवाज धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गई। हुओ वानतोंग की आंखों से आंसू बहने लगे। ज्यादा दुखी मत होना, किसी को अपने साथ रखना और हर दिन गरम खाना खाना, ये उसके भाई की आखिरी विशेष थी। रोते हुए हुओ वानतोंग ने अपना चेहरा शियायांग के हाथों में छुपा लिया। शियायांग धीमे से बोली, वो बहुत प्यारा बेवकूफ था। उसने कभी आपको ब्लेम नहीं किया। वो हमेशा कहता था कि आप दुनिया की सबसे अच्छी सिस्टर हो। कुछ दिनों बाद शियायांग शांति से दुनिया छोड़ गई। हुओ वानतोंग ने उसे नियन नियन की कब्र के पास दफनाया और वहां सनफ्लावर्स रखे। अब तुम उससे फिर मिल सकती हो।
इसके बाद हुआओ वानतोंग ने अपनी मील्स को सीरियसली लेना शुरू किया। उसने एक हाउस कीपर रखी जो उसके लिए सूप बनाती थी, और वो खुद भी कभी कभी कुकिंग सीखने लगी। किचन की गर्माहट उसे जमीन से जुड़ा महसूस कराती थी। एक शाम हुओ यू ने कॉल करके बताया कि उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है। उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी। हुओ वानतोंग मुस्कुरा दी। वो स्टडी में गई और माय फैमिली पेंटिंग को देखा। इस बार वो नहीं रोई। उसने बस धीरे से कहा, मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगी और तुम्हारे प्यार को अपने साथ लेकर आगे बढ़ूंगी। वो अब भी कब्रिस्तान जाती थी, लेकिन अब ऐसा लगता था जैसे वो पुराने दोस्तों से मिलने जा रही हो। वो कभी चाय लेकर जाती और अपनी लाइफ की बातें करती। उसने पेंटिंग को स्टडी से हटाकर अपने बेडरूम में रख लिया, ताकि उसे हर दिन याद रहे कि प्यार अब भी उसके आसपास है। नियन चंगशंग फाउंडेशन ने लाखों लोगों की मदद की। उनकी अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम ने काउंटलेस जिंदगियां बचाईं। हर बार जब वो ऐसी खबर सुनती, उसके दिल का पछतावा थोड़ा और हल्का हो जाता। एक इंटरनेशनल चैरिटी फोरम में किसी ने कहा कि नियन चांगशेंग में गहरी ईस्टर्न फिलॉसफी है, डिपार्टेड लोगों को याद करके जीवन को और कीमती समझना। हुओ वानतोंग शांति से मुस्कुराई। हाँ, यही अब मेरी जिंदगी का रास्ता बन चुका है। हुओ यू का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट उसे टेक वर्ल्ड का राइजिंग स्टार बना चुका था। वो अपनी गर्लफ्रेंड लिन वे को उससे मिलाने लाया। लिन वे ने जो ब्रेस्ड पोक बनाया, उसमें उनकी माँ की रेसिपी की झलक थी। हुओ वांतों के दिल में अचानक गर्माहट भर गई। देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। हुओ वांतों के बालों में हल्की सफेदी आ गई थी और उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा शांत हो चुकी थीं। धीरे धीरे हुआ वंतोंग ने कंपनी मैनेजमेंट से खुद को पीछे करना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ स्ट्रैटेजी और चैरिटी पर फोकस करती थी, और उसने अपने गार्डन को सनफ्लावर्स और वाइट क्रिसैंथेमम से भर दिया। जब एक डॉक्यूमेंटरी डायरेक्टर ने उससे कांटेक्ट किया और नियन चंगशंग की कहानी पर डॉक्यूमेंटरी बनाना चाहा, तो उसने काफी सोचने के बाद हाँ कहा, लेकिन एक शर्त रखी, सब कुछ पूरी तरह ऑथेंटिक होना चाहिए। फोकस उसकी पर्सनल ट्रेजेडी नहीं बल्कि फाउंडेशन के काम पर होना चाहिए। कैमरा के सामने वो शांत और कंपोज्ड दिखती थी, लेकिन जब भी फाउंडेशन की बात होती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। डायरेक्टर ने पूछा, आप अपने अतीत के अंधेरे से कैसे बाहर निकली? हुआ वांतोंग हल्का मुस्कुराई और बोली, आप उससे बाहर नहीं निकलते, आप उसे अपने साथ लेकर जीना सीखते हैं। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, वो हमेशा हमारा हिस्सा बन जाते हैं। नियन चंगशेंग उसी लॉन्गिंग को लेकर जिंदगी के लिए और पॉसिबिलिटीज बनाने का नाम है। डॉक्यूमेंट्री ने लोगों के दिलों को गहराई से छू लिया। उसकी कहानी टूट जाने के बाद खुद को फिर से बनाने की मिसाल बन गई। हुओ यू की शादी में वो स्टेज पर खड़े नए कपल को देख रही थी। फिर उसकी नजर उस खाली सीट पर गई जो नियन नियन के लिए छोड़ी गई थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जो लोग आज यहां नहीं हैं, वो भी हमारी खुशी मना रहे होंगे। सिस्टर, तुम्हें भी खुश रहना है। समय बीता और हुओ वानतोन ग्रैंड मदर बन गई। अपनी ग्रैंड डॉटर नियन चिंग को गोद में लेकर उसे उसकी आंखों में नियान नियान की झलक दिखती थी। वो स्ट्रोलर धकेलते हुए उसे सनफ्लावर गार्डन में घुमाती और कहती, देखो, ये तुम्हारे ग्रेट अंकल और चंगशुन हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब नियन चिंग 3 साल की हुई, उसने साफ आवाज में कहा, ग्रैंड माँ। उसकी मीठी आवाज ने हुओ वानतोंग के दिल को गर्माहट से भर दिया। हुओ वानतोंग उसे फेरी टेल्स पढ़कर सुनाने लगी, लेकिन उसने कभी उस भारी दर्द वाले नाम को बोझ की तरह नहीं दोहराया। हुओ ग्रुप इंडस्ट्री बेंचमार्क बन चुका था और नियन चांगशेंग फाउंडेशन लगातार फल फूल रहा था। वो पूरी तरह पीछे हट गई और अपना समय गार्डन संभालने में बिताने लगी, फूलों को खिलते और मुरझाते हुए देखती हुई। एक रात नियन चिंग ने आसमान की सबसे चमकदार स्टार की तरफ इशारा करके पूछा, ग्रैंड माँ, वो स्टार इतना ब्राइट क्यों है? वो वानतोंग ने धीरे से जवाब दिया, शायद तुम्हारे ग्रेट अंकल हमें ऊपर से देख रहे हैं। अपने 70वें बर्थडे पर हुओ यू ने उसे एक हैंडमेड फोटो एल्बम गिफ्ट किया। पहले पेज पर नियन चिंग की बनाई हुई ड्राइंग थी, जिसका नाम था माय फैमिली। उसके नीचे लिखा था, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट अंकल चैंग शून और हम। आखिरी कुछ पेजेस खाली छोड़े गए थे और वहां एक नोट लिखा था, आने वाले दिनों में हम इन्हें साथ मिलकर भरेंगे। हुओ वानतोंग ने उन फोटोज को धीरे से छुआ। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उस गिफ्ट ने उसे एहसास दिलाया कि नियन नियन कभी भुलाया नहीं गया था। वो उनके परिवार की यादों का हमेशा के लिए गर्म हिस्सा बन चुका था।
अपनी आखिरी उम्र में हुआओ वान तोंग ने अपने पुराने सामान को केयरफुली ऑर्गेनाइज किया और हर चीज पर लेबल्स लगाए ताकि नियन चिंग हमेशा अपने परिवार की जड़ों को जान सके। आखिरकार अपनी पूरी जिंदगी चैरिटी को समर्पित करने के बाद प्रेसिडेंट हुओ वानतोंग ने शांति से इस दुनिया को अलविदा कहा। जाने से पहले उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, मॉम, डैड, नियन नियन, तुम मुझे घर ले जाने आ गए हो। मुझे माफ कर दो, मैं नियन नियन का ठीक से ख्याल नहीं रख पाई। जिसने भी वो पल देखा उसने कभी किसी बुजुर्ग को इतनी गहराई से टूटकर रोते नहीं देखा था। लेकिन अंत में प्रेसिडेंट हुओ वानतोन के चेहरे पर एक बच्चे जैसी संतुष्ट मुस्कान थी और वो बेहद शांति के साथ इस दुनिया से चली गई।